यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग। आई होप सो आप सब लोग जो बहुत बढ़िया रहेंगे, अपनी तैयारी में बढ़िया तरीके से लगे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो जो हमने डाला था यूट्यूब के ऊपर पेपर टू कॉमर्स का, तो उसके अंदर हम लोगों ने 4 यूनिट के एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस किए थे। 4 यूनिट हमने रिवाइज किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने स्टार्टिंग की जो 4 थी, डेट इज द इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का, दूसरा था अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का, तीसरा अपना जो यूनिट था वो था अपना इकोनॉमिक्स का, और चौथा था अपना फाइनेंस का। तो उन चारों के एमसीक्यूज हमने जो कवर किए थे, तो हर एक के लगभग 100 क्वेश्चन थे। बस जो थर्ड यूनिट था उसके कुछ क्वेश्चन कम थे अपने। ओके, तो लगभग 370 क्वेश्चन हमने कवर किए थे। ओके, आज की जो क्लास है इसके अंदर हम लोग जो है वो 2 यूनिट के एमसीक्यूज कवर करेंगे। एक है अपना बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, और एक अपना मार्केटिंग का। ओके, तो आज हम 200 क्वेश्चन जो है वो कवर करने वाले इस वीडियो के अंदर, जिसमें 100 क्वेश्चन तो अपने हैं बैंकिंग के और 100 क्वेश्चन है अपने किसके, मार्केटिंग। बाकी जो बच गए अपनी 4 यूनिट, उनके एक वीडियो मैं बना के डालूंगा जो पार्ट नंबर 3 होगा, तो वो कल मैं डाल दूंगा। तो उसके अंदर हम लोग रिमेनिंग जो बचे अपने 4 यूनिट है उसके सारे एमसीक्यूज है वो कवर करेंगे। ओके जी, तो ये जो वीडियो है इसके अंदर हम जो है वो 2 बेसिकली जो है वो सब्जेक्ट कवर करने जा रहे हैं। एक है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूनिट 7 अपना, और एक है मार्केटिंग मैनेजमेंट यूनिट 8 अपना। इससे पहले का वीडियो जो अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लेना। उसके अंदर हम लोगों ने जो 370 क्वेश्चन जो डिस्कस किए, जो अपने शुरू के जो 4 यूनिट है ना उनसे रिलेटेड है। ओके, और वो बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चन है, और जो आज हम क्वेश्चन करने वाले ये भी बहुत ही जबरदस्त वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब अगर आप करके जाएंगे तो एग्जाम में तो बहुत हेल्प मिलेगा ही, और क्या पता एज इट इज भी कुछ क्वेश्चन आपको जो है वो देखने को मिले। ओके जी, तो बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चन है, लगाना शुरू कीजिए। तो अभी सबसे पहले हम लोग जो वो करेंगे, पहले बैंकिंग क्वेश्चन, फिर करेंगे अपने मार्केटिंग क्वेश्चन। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, तो आज का अपना पहला क्वेश्चन आ रहा है, बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैल्यू एडेड सर्विस ऑफ एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक बेसिकली क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जो बेसिकली फंडिंग प्रोवाइड करता है किसके लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। तो बोलता है इनमें से कौन सा वैल्यू एडेड सर्विस है, मतलब बेसिक के अलावा जो सर्विस प्रोवाइड करता है एक्सिम बैंक। सबसे पहला लाइन ऑफ क्रेडिट, ये तो इसका मेन सर्विस है। दूसरा अगर बात करेंगे प्री शिपमेंट क्रेडिट प्रोवाइड करवाना, ये भी मतलब क्रेडिट प्रोवाइड करवा रहा है, पैसा उधार देना, ये तो इसका मेन सर्विस है। बायर क्रेडिट, ये भी इसका मेन सर्विस है। एक्सपोर्ट मार्केटिंग सर्विस, ये इसका मेन सर्विस है नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, 4। देखो, अगर हम बैंक की बात करते हैं, बैंक का मेन जो प्राइम काम होता है ना वो क्या होता है, लैंडिंग, है ना। बैंक का मेन काम जो है वो क्या, लैंडिंग करना, और दूसरा क्या, बोरोविंग करना, है ना। इसके अलावा जो और बैंक अदर सर्विस प्रोवाइड करता है वो सब क्या, वैल्यू एडेड सर्विस है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट हो गया, प्री शिपमेंट क्रेडिट हो गया, बायर क्रेडिट हो गया, ये सब जो है वो क्या है, दिस ऑल आर द प्राइमरी सर्विस। ये आपका वैल्यू एडेड के अंदर नहीं आएगा, तो प्राइमरी सर्विस का पार्ट है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following subsidiary are fully owned by the RBI? RBI के द्वारा जो fully owned subsidiary है वो कौन कौन सी है? NHB RBI की सब्सिडरी है, लेकिन fully owned subsidiary नहीं है। नाबार्ड fully owned subsidiary नहीं है। DICGC fully owned subsidiary है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जिसको बोलते हैं BRBN MPL, ये भी आपकी जो है वो क्या, fully owned subsidiary है। STC स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसकी fully owned subsidiary नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, C and D। अब कई बार ना एग्जाम के अंदर वो क्या करता है कि आपका जो NHB है इसको भी फुली ओन्ड सब्सिडरी दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल के अंदर NHB जो है वो RBI की फुली ओन्ड सब्सिडरी नहीं है। आगे, अरेंज द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो पहले बताना है कि कौन सा सबसे पहले बना, उसके बाद जो है वो धीरे धीरे करके इसको जो है बढ़ते क्रम के अंदर बताना है। तो डायरेक्टली ये याद कर लेना, UTI जो है वो बना 1963 के अंदर, नाबार्ड बना 1982 में, एक्सिम बना 82 के अंदर, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो है वो कब बना, 1957 में, और जो आपका सिडबी है ये बना 1990 में। इसको अगर आप जो है वो क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, तो आंसर जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा, आपका 3rd। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑन द फॉलोइंग रेशियो, किस रेशियो के अंदर था शेयर कैपिटल जो है ना किसका, RRB रीजनल रूलिंग, जो आपके रूरल बैंक होते हैं, ठीक ना, रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं, तो उसके अंदर मान लो अगर एक बैंक जो ओपन हुआ तो उसके अंदर जो अगर मान लो 100 रुपए लगे, तो 100 रुपए कैसे कैसे जो है वो क्या कंट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा पैसा कौन लगा दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, कितना, 50% पैसा। इसके बाद 15% पैसा जो है जहां पे RRB को इनकॉर्पोरेट किया गया है, 15% जो पैसा जो है कैपिटल जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे अगर मान लो कोई RRB हरियाणा में ओपन किया गया तो 15% जो है उस बैंक के अंदर पैसा कंट्रीब्यूट करेगी स्टेट गवर्नमेंट, 50% लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और 35% जो लगाएगा कंसर्न बैंक। जैसे अगर मान लो PNB ने अपनी कोई ब्रांच जो है वो ओपन करी है RRB की, तो 35% जो कैपिटल है वो कंट्रीब्यूट कौन करेगा, आपका स्पॉन्सर बैंक। ओके, तो आंसर जो बनेगा वो क्या, 50 15 35 बोले तो आपका करेक्ट आंसर इज 50 15 35 4, ठीक है। आइए मैचिंग करना जी आपको यहाँ पे। NHB नेशनल हाउसिंग बैंक जो है ये कब बना, तो ये बना जी 1988 के अंदर। IDBI की बात करें 64 के अंदर, CDB की बात करें 1990 में, और IFCI फर्स्ट DFI था इंडिया का, ये बना 1948 में। आंसर क्या बनेगा, 4।
आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी फंक्शन, इनमें से कौन सा प्राइमरी फंक्शन है किसका, कमर्शियल बैंक का। कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शन में क्या था, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, यस। एजेंसी सर्विस प्राइमरी फंक्शन है, नहीं, सेकेंडरी फंक्शन है। डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल, ये आपका जो है वो क्या प्राइमरी फंक्शन है, क्योंकि ट्रेड बिल को डिस्काउंट करके हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, लैंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड, ये भी आपका क्या, फाइनेंस कर रहे हो ना, पैसा प्रोवाइड कर रहे हो फॉरेन ट्रेड के लिए, ये भी हमारा प्राइमरी फंक्शन है। जनरल यूटिलिटी सर्विस सेकेंडरी फंक्शन है। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए सी डी बोल तो फोर्थ। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कौन सा जो है वो इंस्ट्रूमेंट है किसके, ऑफ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड इन इंडिया। तो अगर बात करते हैं किसका, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड, ठीक है ना। तो आरबीआई बेसिकली इंडिया के अंदर जो है वो क्या करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो है वो कुछ टूल्स का सहारा लेता है, ओके। तो वो टूल दो तरीके के, एक है क्वालिटेटिव, एक है क्वांटिटेटिव। तो कौन से क्वालिटेटिव है, सीआरआर क्वांटिटेटिव है, कंज्यूमर क्रेडिट कैलकुलेशन क्वालिटेटिव है, ऑल्टरिंग द मार्जिन रिक्वायरमेंट ये भी आपका क्वालिटेटिव है, एसएलआर क्वांटिटेटिव है, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वालिटेटिव है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सेकंड। आगे, अरेंज द फॉलोइंग बैंक इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है जी। सबसे पहले अगर बात करें एसबीआई, तो एसबीआई तो आपका जो है वो कब बना, आपका एसबीआई जो है वो बना 1955 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। ये कब बना, जब 3 प्रेसिडेंसी बैंक को क्या किया गया, मर्ज किया गया। आरबीआई कब बना, 1935 के अंदर। आरआरबी कब बने, 1975 के अंदर। और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है 2015। इसको अरेंज करोगे तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, थर्ड। आगे, आरबीआई परमिट करता था इश्यू कमर्शियल पेपर, आरबीआई जो है वो परमिट करता है कंपनीज को कि आप कमर्शियल पेपर इशू करते हैं विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इट्स गाइडलाइंस, ठीक है। मतलब कोई भी पब्लिक कंपनी जो है वो बेसिकली कमर्शियल पेपर को इशू कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले उसको आरबीआई की गाइडलाइंस को मानना पड़ेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंड दिस गाइडलाइंस, तो ये इनमें से ये जो कमर्शियल पेपर इशू करने की जो गाइडलाइंस है वो किस कमेटी ने जो है वो क्या करी थी, रिकमेंड किया था, तो वो थी आपकी वागल कमेटी। आंसर क्या आएगा, 4। तो वागल कमेटी ने एक क्रूशियल रोल प्ले किया इन रिकमेंडिंग गाइडलाइंस फॉर द इश्यूएंस ऑफ द कमर्शियल पेपर इन इंडिया। सीपीओ वर इंट्रोड्यूस्ड 1990 एज एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जो हेल्प करता है हाईली रेटेड कॉर्पोरेट बोरोवर को डाइवर्सिफाई करने में अपने सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। आगे, दो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखे, सबसे पहले स्टेटमेंट बोलता था ऑर्डिनरी जो ट्रेजरी बिल होते हैं ना, आर मार्केटेबल एंड हैव ए सेकेंडरी मार्केट भी होती है, आर इशू टू द पब्लिक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। जो आपके ऑर्डिनरी टी बिल होते हैं वो मार्केटेबल नेचर के होते हैं, मतलब उनका सेल परचेज किया जा सकता है, और उनकी एक सेकेंडरी मार्केट है जहां पे इनको जो है वो इशू करता है पब्लिक को एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, बिल्कुल सही है। और जो एडहॉक टी बिल होते हैं, जो एडहॉक, जो गवर्नमेंट एडहॉक टी बिल वो है जो इमरजेंसी के केस में गवर्नमेंट जो क्या करती है, इशू करती है, मतलब आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो एडहॉक टी बिल आर इशू ओनली इन फेवर ऑफ द आरबीआई व्हिच इज ऑथराइज्ड टू इशू करेंसी नोट्स अगेंस्ट देम। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी जो है वो क्या ट्रू है। विच वन द फॉलोइंग डिजिटल पेमेंट सिस्टम, इनमें से कौन सा डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है उसको डेवलप एंड मैनेज किया जाता है बाय एनपीसीआई। तो एनपीसीआई बेसिकली रुपे कार्ड को जो मैनेज करता है। बॉन्ड रेट एंड रिस्क दे रखा है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इनको आपस में क्या करना है, मैच करना है। सबसे पहले अगर बात करेंगे किसका, कूपन रेट। तो कूपन रेट बेसिकली क्या होता है, हर साल जो बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट मिलना होता है उसको बोलते हैं कूपन रेट। तो कूपन रेट इज द एनुअल कूपन डिवाइडेड बाय द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। इसके बाद बात करेंगे यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड का मतलब क्या है, जो इंटरेस्ट हम कमा रहे हैं, मतलब जो बॉन्ड होल्डर इंटरेस्ट कमा रहे हैं किसके ऊपर, मार्केट वैल्यू पे, उसको बोलते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। द इंटरेस्ट रेट रिक्वायर्ड इन द मार्केट ऑन ट्रेंड। फिर अगर बात करेंगे इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट जो है इट जनरेट एंड ओरिजिनेट होता है फ्रॉम फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट। मतलब ये जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है ये कब जनरेट होता है, जब इंटरेस्ट रेट में लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और करंट यील्ड की अगर बात करें तो ये इसको हम कैसे निकालते हैं, इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग, जब आप एनुअल कूपन को डिवाइड करते हो किसी बॉन्ड प्राइस से तो निकलता है आपका क्या, करंट यील्ड। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट। विच वन द फॉलोइंग कमेटी, में से कौन सी कमेटी सजेस्ट करती है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एनबीएफसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो वो थी आपकी शाह कमेटी। शाह कमेटी बेसिकली जो है उसने सजेस्ट किया कि एक एनबीएफसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है एस्टेब्लिश होना चाहिए। तो शाह कमेटी ने एक क्रूशियल रोल प्ले किया था रिकमेंड करने में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी इन इंडिया। द कमेटी ने रिकमेंडेशन लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर्ड रेगुलेटरी सिस्टम अंडर द आरबीआई, जो एंश्योर करेगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द एनबीएफसी सेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन, इनसे कौन सा फंक्शन है किसका, आरबीआई का। सबसे पहला नोट इशू करना, यस। बैंकर बैंक एंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, यस। रेगुलेटर ऑफ द फिस्कल पॉलिसी, नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी का रेगुलेटर लेकिन फिस्कल पॉलिसी का नहीं है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट है, यस। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, यस। अपने इंडिया का जो मॉनेटरी अथॉरिटी है वो कौन है, आरबीआई तो है, यस। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी डी ई बोलते सेकेंड। आगे, अरेंज द फॉलोइंग एसबीआई स्पॉन्सर्ड आरबीआई इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस सिंस फॉर्मेशन। तो इनमें से ये जो आपको 5 दे रखे हैं ये
एसबीआई के द्वारा स्पॉन्सर किए गए आरआरबी हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, ठीक है। तो ये कब कब एस्टेब्लिश हुए, आपको इसको जो वो क्या करना है, अरेंज करना है। तो एक बार इसकी जो डेट्स है वो देख लेना। आंसर इसका सेकंड है। तो सबसे पहले सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक की अगर बात करें 2006 में, अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक की बात करें 2007 में, मध्यांचल ग्रामीण बैंक की बात करें 2012, राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक की बात करें 2014 और तेलंगाना ग्रामीण बैंक की बात करें 2014। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है किसका, आईएमपीएस का, जो इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, इसमें इसका कौन सा ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले बात करेंगे आईएमपीएस हेल्प करता है बैंक क्लाइंट को टू यूज, मतलब आईएमपीएस जो है वो हेल्प करता है बैंक क्लाइंट को कि बैंक क्लाइंट जो है वो क्या कर सकता है, यूज करता है मोबाइल यूज कर सकता है मोबाइल इंस्ट्रूमेंट एज ए चैनल फॉर असेसिंग देयर बैंक अकाउंट एंड रेमिट फंड। ये बात एकदम करेक्ट है। आईएमपीएस जो है उसके माध्यम से हम क्या बिल्ड करते हैं, फाउंडेशन फॉर द फुल रेंज ऑफ मोबाइल बेस्ड बैंकिंग सर्विस मिलती है, बिल्कुल। ये सब सर्व करता है गोल ऑफ आरबीआई इन द डिजिटल पेमेंट, ये भी बात सही है। ये मेक करता है पेमेंट सिंपलर, आईएमपीएस को यूज करके आप सिंप्लीफाइड तरीके से जो पेमेंट कर सकते हैं विद द मोबाइल नंबर ऑफ द बेनिफिशियरी, यस। ये रिस्ट्रेन करता है नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम को, क्या ये इसको रोकने का काम करता है 1 to 1 फंड ट्रांसफर में, नहीं, ये बात जो है वो क्या गलत है। तो आपके जो ऑब्जेक्टिव आईएमपीएस के वो क्या, पहले 4 ए बी सी डी बोल दो सेकंड। Which of the following are disposed to promote financial inclusion, इनमें से कौन सा डिस्पोज है टू प्रोमोट जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन का बेसिक मतलब जो है क्या, क्या पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस रेंडर करना, बिल्कुल नहीं। हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, नहीं। क्या यूनिवर्सल एक्सेस देना फाइनेंशियल सर्विस का, यस। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब जो है वो क्या होता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो दूर दराज के एरिया तक पहुंचाना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइनेंशियल इंक्लूजन। Which are the RBI notified domestic क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो आरबीआई के द्वारा कौन कौन सी ऐसी एजेंसी है जो उसने एक्रेडिट कर रखी है, तो ब्रिक वर्क रेटिंग, नहीं। एक्टिव रेटिंग, यस। क्राइसिल, यस। एसएनपी, नो। मूडी, नो। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, बी एंड सी बोलते हो फर्स्ट। तो ये एक बार ना लर्न कर लेना, आरबीआई ने नोटिफाई किया हुआ डोमेस्टिक क्रेडिटिंग एजेंसीज को, आरबीआई ने एक्रेडिट किया है फॉलोइंग डोमेस्टिक क्रेडिटिंग एजेंसी फॉर द रिस्क वेटेड बैंक क्लेम फॉर कैपिटल एडिक्वेसी पर्पस। ये सब एजेंसीज हैं जिसको आरबीआई ने जो है वो क्या कर रखा है, अक्रेडिट कर रखा है, ठीक है ना। आगे, विच कमेटी हैज रिकमेंडेड कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर रिफॉर्म इन द इंश्योरेंस सेक्टर। अब ये तो आपको लर्न ही हो गया होगा, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा सुधार के जो रिकमेंडेशन है वो किसने दी थी, मल्होत्रा कमेटी। तो मल्होत्रा कमेटी, जिसको हम कमेटी ऑन रिफॉर्म इन द इंश्योरेंस सेक्टर भी बोलते हैं, इट इज हेडेड बाय द आर एन मल्होत्रा। ये एक फॉर्मर गवर्नर थे किसके, आरबीआई के। इस कमेटी को एस्टेब्लिश किया 1993 में और इसने अपना रिपोर्ट 1994 के अंदर दिया। इस कमेटी ने जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो है वो क्या क्या सुधार किया जा सकता है उसके बारे में बताया। आगे, म्यूचुअल फंड जो इंडिया के अंदर रेगुलेट कौन करता है, सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996। आंसर क्या आएगा, थर्ड। सेबी करता है और सेबी की क्या है, म्यूचुअल फंड रेगुलेशन है 1996। आगे, पर्पस बता रखा है और कमेटी बता रखा है, कौन सी कमेटी किस पर्पस के लिए एस्टेब्लिश किया गया था, तो स्टडी ऑल एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसके लिए बनाई थी शेरे कमेटी। वही अगर बात करें वर्किंग ग्रुप ऑन एनबीएफसी, इसके लिए बनाई थी मालेगाम कमेटी। सजेस्ट अल्टरनेट मेथड ऑफ लेंडिंग, इसके लिए बनाई थी राशिद जिलानी कमेटी। और एक्सपर्ट ग्रुप ऑन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इसके लिए बनाई थी हमने सुधानी कमेटी। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फुली ओन्ड सब्सिडरी, इनमें से कौन सी फुली ओन्ड सब्सिडरी किसका, आरबीआई का, वो है आपकी कौन सी, इफ्टास। क्या है, इफ्टास। तो इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस, ये फुली ओन्ड सब्सिडरी किसकी, आरबीआई की। स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लिएस्ट सीक्वेंस द स्टेप टेकन टू डेवलप ए मनी मार्केट इन इंडिया, अब शुरुआत से लेके अब तक बताओ कि अपने इंडिया के अंदर मनी मार्केट की शुरुआत जो है वो कैसे कैसे हुई। तो सबसे पहले जो है वो क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया कमर्शियल पेपर को, ठीक है। सबसे पहले जो है कमर्शियल पेपर इंट्रोड्यूस किया गया 1990 में। देन उसके बाद में क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया WMA, वे एंड मीन एडवांस लिंक टू द बैंक रेट, ये कब किया गया, 1997 में। फिर इंट्रोड्यूस किया गया LF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसके अंदर रेपो रिवर्स रेपो रेट आते हैं, कब, 1998 में। फिर इंट्रोड्यूस किया गया IRS, इंटरेस्ट रेट स्वैप, 1999 में। और फिर इंप्लीमेंट किया गया RTGS 2004 में। तो आंसर की अगर बात करें तो क्या बनेगा, 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूरो करेंसी मार्केट, यूरो करेंसी मार्केट की अगर बात करें, यूरो करेंसी का मतलब क्या होता है, जो फॉरेन करेंसी है, ठीक है ना। तो उसकी बात करता है तो बोलता है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो क्या बोलता है, यूरो करेंसी मार्केट डज नॉट हैव ज्योग्राफिकल लिमिट, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। जो यूरो करेंसी मार्केट है उसकी कोई ज्योग्राफिकल लिमिट नहीं है, आप कहीं से भी जो है किसी भी देश की फॉरेन करेंसी आप परचेज सेल कर सकते हो। यूरो करेंसी मार्केट अनरेगुलेटेड है, जी बिल्कुल नहीं, रेगुलेटेड है। द यूरो करेंसी मार्केट डज नॉट हैव द डिपॉजिट इंश्योरेंस, ये बात एकदम जो है क्या करेक्ट है। जो यूरो करेंसी मार्केट है उसकी कोई डिपॉजिट इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम इंटरेस्ट पेबल और चार्जेबल, नहीं, ये बात जो है वो गलत है, रिस्ट्रिक्शंस हैं। यूरो करेंसी मार्केट डज नॉट अट्रैक्ट CRR SLR रिस्ट्रिक्शन, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ACE बोल तो थर्ड। तो ये देख लेना एक बार।
तो सबसे पहले था ना नो ज्योग्राफिकल लिमिट, तो बोलता है यूरो करेंसी मार्केट ऑपरेट ग्लोबली मीनिंग इट इज नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक लोकेशन और नो डिपॉजिट इंश्योरेंस सिंस द मार्केट फंक्शन आउटसाइड डोमेस्टिक banking regulation, deposit are not insured, no SLR CRR restriction, the market is beyond the control of individual central banks, so bank operating in this market do not have to maintain SLR or CRR. आगे इन द कंटेक्स्ट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर स्प्रेड जो होता है ना इज डिफाइंड एज ए फंक्शन ऑफ स्प्रेड जो किसका फंक्शन है, क्या स्प्रेड जो है वो बेसिकली इंटरेस्ट इनकम का जो फंक्शन होता है, क्या ये फंक्शन है फॉरेक्स का, नहीं, नेट इंटरेस्ट इनकम का, यस, स्प्रेड के अंदर हम ये देखते हैं कि कितना इंटरेस्ट मिला और बदले में कितना इंटरेस्ट हमने पे किया, उनका जो डिफरेंस है वो स्प्रेड है, यस, रेट सेंसिटिविटी एसेट्स का, नहीं, एसेट रेशियो का, यस, लीवरेज रेशियो का, नो, आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी एंड डी, बोल तो आपका थर्ड। तो ये देख लो इन द बैंकिंग सेक्टर स्प्रेड का मतलब क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन लोन एंड द इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, इट इज प्राइमरी इन्फ्लुएंस होता है दो चीजों से, एक है नेट इंटरेस्ट इनकम, स्प्रेड एसेंशियली द डिफरेंस है बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव एंड द इंटरेस्ट पेड, और एक है एसेट रेशियो, द एसेट रेशियो बेसिकली क्या है, द प्रोपोर्शन ऑफ द बैंक एसेट दैट जनरेट इंटरेस्ट इनकम अफेक्ट द स्प्रेड, हाई रेशियो का मतलब होता है मोर इंटरेस्ट अर्निंग एसेट लीडिंग टू ए वाइडर स्प्रेड। आगे विच इज द लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग द आरआरबी, आरआरबी को जो है मतलब आरआरबी जो है उसको गवर्न करते हैं दो एक्ट है, एक तो आरआरबी के लिए स्पेशल एक्ट हमने बना रखा है आरआरबी एक्ट 1976 और एक है आपका जो बैंकिंग, क्योंकि आरआरबी जो है वो बैंक भी है और बैंकिंग जो जितने भी बैंक है अपने इंडिया में उनको रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट बना हुआ है वो कौन सा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, तो आरआरबी के ऊपर ये दोनों एक्ट जो है एप्लीकेबल होते हैं, आंसर जो आएगा फर्स्ट ए एंड डी। Which of the following are considered as off balance sheet item activity of the commercial bank, तो off balance sheet activity के अंदर क्या आएगा, मतलब जिसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट के अंदर नहीं होता बल्कि वर्किंग नोट में होता है। सबसे पहला लेंडिंग मनी टू द, अगर आपने जो है वो कोई भी जो है वो मनी जो है वो दे रखी किसको, मतलब लैंडिंग मनी टू द डिपॉजिटर, ये आपका जो है वो क्या इन बैलेंस शीट एक्टिविटी है, ठीक है, तो ये नहीं है। बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से अगर आप पैसे उधार लोगे तो ये भी आपकी जो है वो क्या है कि इसका भी ट्रीटमेंट हम जो है बैलेंस शीट के अंदर करते हैं। परचेज ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट परचेज किया तो उसमें फ्यूचर में लॉस भी हो सकता है, तो ये आपके ओवर बैलेंस शीट आइटम है, इसको हम वर्किंग नोट में दिखाएंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया तो यहाँ पे भी अपना लॉस हो सकता है, तो ये भी आपकी ओवर बैलेंस शीट आइटम है। अगर आप एंगेज होते हैं किसी स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में, ये भी आपके ओवर बैलेंस शीट आइटम है, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी डी ई बोले तो आपका थर्ड, ठीक है ना। तो ओ बैलेंस शीट एक्टिविटी रेफर टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दैट डू नॉट अपीयर ऑन द बैंक बैलेंस शीट बट स्टिल इंपैक्ट इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, तो उसके अंदर ये तीनों आएगा। आगे व्हाट आर द पॉजिटिव एट्रीब्यूट ऑफ द मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के फायदे क्या क्या, सबसे पहले अगर बात करेंगे नेगेटिव एक्सपीरियंस इन द यूरोपियन कंट्री, बिल्कुल नहीं। वेब, क्या मोबाइल बैंकिंग हम वेब के माध्यम से करते हैं, बिल्कुल, हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन जो है हमारी, तो वेब के माध्यम से हम इसको जो है वो असेस कर सकते हैं, यस, तो ये ध्यान रखना। वेब बेस्ड मोबाइल बैंकिंग अलाउ करता है यूजर को टू असेस बैंकिंग सर्विस वाया देयर मोबाइल ब्राउजर मेकिंग ट्रांजेक्शन मोर कन्वीनियंट। दूसरा, क्या एडवांस पेनिट्रेशन होता है ऑफ द मोबाइल नेटवर्क का, जी बिल्कुल। लेस सिक्योरिटी, बिल्कुल नहीं, सिक्योरिटी एडवांस होती है। फास्टर डेटा प्रोसेसिंग स्पीड होती है, यस, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी सी और ई बोल तो थर्ड, तो ये देख लेना एक बार, ठीक है ना। आगे इन द कैटेगरी एफ, कैटेगरी एफ के अंदर कौन सी कंपनी जो है वो मतलब सेबी जो है, सेबी ने कुछ कैटेगरी बना रखी है और कैटेगरी एफ में कौन सी कंपनी आती है, कैटेगरी एफ के अंदर बेसिकली वो कंपनी आती है जो लिस्टेड कंपनी है और जिसने अभी क्या किया, पब्लिक इशू निकाल रखा है, उसको डाला है सेबी ने किसमें, कैटेगरी एफ में। तो एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनी डेट आर मेकिंग ए पब्लिक इशू, तो ये ध्यान रखना, कैटेगरी एफ कंपनी एज क्लासिफाइड बाय द सेबी रेफर टू द एग्जिस्टिंग लिस्टिंग कंपनी डेट आर इशूइंग एडिशनल शेयर टू द पब्लिक, ठीक है ना। दिस कंपनी आर ऑलरेडी ट्रेडिंग ऑन द एक्सचेंज एंड आर मेकिंग ए पब्लिक इशू टू रेज कैपिटल। एज द इकोनॉमी वीकन, जैसे जैसे इकोनॉमी जो है वो क्या होगी, वीक होगी, वन वुड एक्सपेक्ट इन्वेस्टमेंट इन, तो एक पर्सन जो है एक्सपेक्ट करेगा कि वो इन्वेस्टमेंट करेगा किसके अंदर, अगर इकोनॉमी वीक हो रही है ना तो जो आपके सिक्योरिटीज है उनके रेट जो डाउन हो रहे हैं, तो इन्वेस्टर वहां पे जो है वो रिस्क कम उठाएगा और इन्वेस्टर ये चाहेगा कि मुझे फिक्स अमाउंट जो मिलता रहे, तो वहां पे इन्वेस्टर जो है वो क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा किसमें, मनी मार्केट के म्यूचुअल फंड्स के अंदर, ठीक है। कहां पे इन्वेस्ट करेगा, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड के अंदर। एंड फंड टू इंक्रीज एंड इन्वेस्टमेंट इन द, और किस फंड के अंदर वो इन्वेस्टमेंट को कम करेगा, इक्विटी में, तो आंसर जो बनेगा वो क्या, थर्ड। तो जब इकोनॉमी वीकन होगी ना तो हम क्या करेंगे, इक्विटी से पैसा निकाल लेंगे क्योंकि इक्विटी भी और भी गिरेगी, ठीक है ना। और हम क्या करेंगे, ऐसी जगह पे पैसा लगाएंगे जो जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है, या मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा स्टडी इनकम हमारे पास आ सकती है, तो वहां पे हम पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो व्हेन द इकोनॉमी वीकन इन्वेस्टर टेंड टू शिफ्ट देयर फंड्स टुवर्ड्स सेफर लो रिस्क इन्वेस्टमेंट रादर देन वोलेटाइल एसेट। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सिडरी इज नॉट ओन्ड बाय द आरबीआई, इनमें से कौन सी सब्सिडरी जो है वो आरबीआई ओन नहीं करता है, एनएचबी आरबीआई ओन करता है, नाबार्ड करता है, डीआईसीजीसी करता है, लेकिन आईडीएफसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये आरबीआई जो है वो ओन्ड नहीं करता।
अरेंज द फॉलोइंग लेजिस्लेशन इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इट्स एनैक्टमेंट। ये कुछ आपको जो है रेगुलेशन से लिखे, इसको आपको जो है क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड रेगुलेशन कब आया, 1996 के अंदर। इसके बाद जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेगुलेशन है 1999 में। स्वेट इक्विटी रेगुलेशन कब आया, 2002 में। फिर सेबी इंटरमीडियरी रेगुलेशन से आया, इंटरमीडियरी को रेगुलेट करने के लिए कब, 2008 में। और क्रेडिट रेटिंग रेगुलेशन से आया, ये भी कब आया, 2008 में। तो इसको अगर आप अरेंज करेंगे तो आंसर बनेगा आपका 4। आगे, विच आर करेक्ट रेगुलेटरी प्रोविजन फॉर, इनमें से कौन सा करेक्ट रेगुलेटरी प्रोविजन है फॉर फॉरेन बैंक ऑपरेशन इन इंडिया। अगर कोई भी फॉरेन बैंक जो है, पहली बार फॉरेन बैंक क्या होता है, एक ऐसा बैंक जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ, जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया के बाहर है, लेकिन उसने अपनी कोई ब्रांच जो है वो खोल दिया कहाँ पे, इंडिया में, तो ऐसे बैंक को बोलते हैं फॉरेन बैंक। अब फॉरेन बैंक के इंडिया ऑपरेशन के बारे में कुछ बात बता रखिए, क्या क्या है, अब बताना कौन कौन सी बात सही है। सबसे पहले अगर बात करेंगे, क्या दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, क्या जो फॉरेन बैंक है वो इंडिया में रजिस्टर्ड होते हैं, जी बिल्कुल नहीं। दे हैव देयर हेड ऑफिस इन द फॉरेन कंट्री, ये तो गलत हो गया। दूसरा, फॉरेन बैंक 2002 से हैव बीन अलाउड टू सेट अप देयर सब्सिडी इन इंडिया, ये बात एकदम करेक्ट है कि 2002 के बाद हमने जो फॉरेन बैंक को अलाउ कर दिया कि आप अगर चाहें तो अपनी सब्सिडी इंडिया में ओपन कर सकते हैं। फॉरेन बैंक आर अलाउड टू ऑपरेट इन इंडिया इवन इफ दे आर नॉट फाइनेंशियल साउंड, जी बिल्कुल नहीं, ऐसा ये बात जो क्या इनकरेक्ट है। अगर वो फाइनेंशियल साउंड है तो ही वो इंडिया के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। दे हैव टू ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग रेगुलेशन, क्या जो फॉरेन बैंक है वो इंडिया के अंदर ऑपरेट करेंगे बैंकिंग रेगुलेशन के हिसाब से, ये बात करेक्ट है। आरबीआई ने अप्रूव किया हुआ है दैट फॉरेन बैंक व्हिच आर प्रेजेंट इन इंडिया कुड ओपन देयर ब्रांचेस, क्या इंडिया में जो फॉरेन बैंक है क्या अपने वो ब्रांचेस इंडिया में ओपन कर सकते हैं, यस। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी डी ई। आगे, अरेंज द प्रोसीजर टू मेक पेमेंट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ये बेसिकली जो है वो उसका है टॉपिक, क्या बोलते हैं अपना, लीगल एस्पेक्ट का। इसका आंसर जो 3rd है, एक बार आप देख लेना इसको, ठीक है ना। बाकी मैं जब लीगल एस्पेक्ट के क्वेश्चन कराऊंगा तो उस टाइम कवर कर लेंगे इसको, ठीक है। आओ, व्हेन सेंट्रल बैंक कंडक्ट सेल ऑफ सिक्योरिटी, अगर सेंट्रल बैंक जो क्या करेगा, सिक्योरिटी को सेल करेगा, तो कैश रिजर्व जो है कमर्शियल बैंक का उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर सेंट्रल बैंक जो सिक्योरिटी बेचेगा तो कमर्शियल बैंक उसको परचेज करेंगे, तो उससे कमर्शियल बैंक के जो कैश रिजर्व है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, डिक्रीज। आगे, एवरेज क्लोज होता है इंश्योरेंस के अंदर एप्लीकेबल कब होता है, जब आपने जितने का आपकी एसेट मान लो 100 रुपए की और आपने बीमा करवा के सिर्फ 80 रुपए का, तो वहां पे बेसिकली अगर कोई नुकसान हो गया तो फिर आपको जो है वो नुकसान की भरपाई होती है एवरेज क्लोज के हिसाब से। तो एवरेज क्लोज जो इंश्योरेंस में एप्लीकेबल होता है फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस, जब हमारा क्या होता है, अंडर इंश्योरेंस होता है। 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू प्राइमरी कैपिटल मार्केट, इनमें से कौन सा प्राइमरी कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है। आईपीओ, जी बिल्कुल प्राइमरी कैपिटल मार्केट का पार्ट है। लॉन्ग टर्म लोन प्राइमरी कैपिटल मार्केट, वेंचर कैपिटल प्राइमरी कैपिटल मार्केट का पार्ट है। लेटर ऑफ क्रेडिट ये इसका पार्ट नहीं है। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट ये भी इसका पार्ट नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, 3rd, ए बी सी। तो प्राइमरी कैपिटल मार्केट इज वेयर द कंपनी इशू न्यू सिक्योरिटी टू रेज फंड। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन, इनमें से कौन सा फंक्शन है किसका, आरबीआई का। आरबीआई क्या करता है, करेंसी इशू करता है, यस। एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, नहीं, आरबीआई डिपॉजिट कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। बैंकर ऑफ गवर्नमेंट है, यस। बैंकर्स का बैंक है, यस। क्रेडिट कंट्रोल करने का काम करता है, यस। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 4, ए सी डी ई। फॉर ऑनगोइंग मेंटेनेंस ऑफ द रेगुलेटरी कैपिटल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क वर कवर्ड बाय पिलर 1 मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो इनमें से कौन सा पिलर 1 के अंदर कवर है। तो एक तो इसमें आता है क्रेडिट रिस्क, यस। फाइनेंशियल रिस्क नहीं, फाइनेंशियल रिस्क बहुत वाइडर टर्म है जिसके अंदर क्रेडिट रिस्क भी आता है, ठीक है ना। तो जो पिलर 1 के अंदर तर्क है वो 3 तरह के रिस्क है, क्रेडिट रिस्क हो गया, ऑपरेशनल रिस्क हो गया और कौन सा, मार्केट रिस्क हो गया, ठीक है ना। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, ए सी डी बोल तो 4। तो बेसल जो आपके बेसल नॉर्म्स हैं उसके अंदर भैया बता रखी है, पिलर 1 मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, ये सब तो ये ध्यान रखना। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ द मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला, क्या मोबाइल बैंकिंग इनसिक्योर है, बिल्कुल नहीं। क्या मोबाइल बैंकिंग से फ्रॉड रिड्यूस हो सकते हैं, यस। टाइम आपका बचता है, यस। सेपरेट इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है, जी बिल्कुल नहीं होती। एक ही इंटरनेट अगर आपके पास में है तो आप उसका एडवांटेज है। इंक्रीज एफिशिएंसी, यस। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी सी ई। गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट, सबसे पहला, मॉनेटरी पॉलिसी ऑन इट्स ओन कैन नॉट इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक ग्रोथ बट कैन ओनली सपोर्ट इट बाय क्रिएटिंग कॉन्जियल फैक्टर। बोलता मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अपने आप से जो है वो कभी भी, ध्यान देना, मॉनेटरी पॉलिसी अपने आप से जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्फ्लुएंस नहीं करती, लेकिन बस ये उसको क्या करते हैं, सपोर्ट करती है। ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। दूसरा, मॉनेटरी पॉलिसी के रेट चेंज, अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो रेट चेंज करते हो, जैसे बैंक रेट में चेंज कर दिया, रेपो रेट में, रिवर्स रेपो रेट में, इट गेट ट्रांसमिटेड अक्रॉस द मार्केट, ये जो है पूरी मार्केट में ट्रांसमिट होते हैं एंड इवेंचुअली गेट रिफ्लेक्टेड इन द लैंडिंग रेट, मॉर्गेज रेट एंड यील्ड। हेंस मॉनेटरी पॉलिसी कैन एड्रेस द करंट इन्फ्लेशन। ये बात जो है वो क्या सही नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी रेट में अगर चेंज होता है ना तो वो मार्केट में आपको रिफ्लेक्ट थोड़े बहुत देखने को, मतलब पूरी तरीके से मार्केट में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लो पॉलिसी रेट में चेंज हुआ तो बैंक इमीडिएटली अपने रेट में भी चेंज करते हैं, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 तो आपकी क्या है, ट्रू है, बट सेकंड आपकी क्या है, फॉल्स है, 3rd।
तो ये देख लो, while monetary policy rate change do get transmit across financial market and impact lending rate, mortgage rate and yield, monetary policy alone cannot fully address inflation. अकेले monetary policy जो inflation को नहीं रोक सकती. Inflation is influenced by the multiple factor including fiscal policy, supply chain disruption हो गया, global economic condition हो गया and demand supply dynamics. आगे मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर ए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अगर इंडिया के अंदर ऑपरेट करनी है तो वो कितना है, 100 करोड़ रुपए. आगे व्हेन द आरबीआई डिजायर टू रिस्ट्रिक्ट एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट, तो वो क्या करेगा, अगर आरबीआई जो क्या करता है एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट को रोकना चाहता है तो आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट को बढ़ा देगा. यस, बैंक रेट बढ़ाने से क्या होगा, जो लोन है वो महंगा होगा और फिर अपने आप ही क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा. आगे विच द फॉलोइंग रेफर टू डिफॉल्ट रिस्क इंटरमीडिएशन, इनमें से कौन सा किसको बोलते हैं हम, क्या डिफॉल्ट रिस्क इंटरमीडिएशन. तो डिफॉल्ट रिस्क इंटरमीडिएशन के अंदर बेसिकली जो क्या होता है, जब हम जो है वो लोन दे रहे हैं, मतलब किसको, रिस्की बोरोवर को, कैसे, बाय अट्रैक्टिंग सेविंग फ्रॉम द सेवर हु आर रिस्क एवर्स. इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ये इसका ये होता है आपका डिफॉल्ट रिस्क इंटरमीडिएशन. तो ये ध्यान रखना आप, डिफॉल्ट रिस्क इंटरमीडिएशन रेफर टू द प्रोसेस जहां पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक हो गया वो एज्यूम करता है, रिस्क उठाता है ऑफ लोन डिफॉल्ट फ्रॉम बोरोवर इन एक्सचेंज फॉर ए फी और इंटरेस्ट रेट प्रीमियम. द एक्ट ऑफ थ्रोइंग ए बोर्ड कार्गो, ठीक है, आपने जो है वो एक आपका ये जहाज था और ये जहाज जो है वो डूबने वाला था और आपने क्या किया, जहाज से सामान, भाई ये पूरा सामान ना डूब जाए तो आपने जो है कुछ सामान जो है वो क्या किया, अनलोड करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, समुद्र के अंदर गिर दिया ताकि जहाज का जो बैलेंस है वो दोबारा मेंटेन हो जाए. ठीक है, तो इस मतलब पूरी तरीके से टोटल लॉस ना हो तो इसको बोलते हैं क्या, जेटिसोनिंग. क्या बोलते हैं, जेटिसोनिंग. तो जेटिसोनिंग इट इज अ एक्ट है, ये एक तरीका है जिसमें हम थ्रो करते हैं ऑन बोर्ड कार्गो एंड अदर थिंग्स फ्रॉम द शिप, शिप से जो है वो निकाल देंगे, फेंक देंगे टू सेफगार्ड करने के लिए इट फ्रॉम द टोटल लॉस इन टाइम्स ऑफ द पेरिल और इज कॉल्ड जेटिसोनिंग. तो जेटिसोनिंग का मतलब कहते हैं इट इज अ डेलिबरेट, जानबूझ के किया गया एक काम है जिसे हम थ्रो करते हैं, फेंक देते हैं कार्गो को और अदर ऑब्जेक्ट ओवरबोर्ड फ्रॉम ए शिप टू लाइटन द लोड एंड प्रिवेंट सिंकिंग ड्यूरिंग ए क्राइसिस. आगे विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप रेज प्रिजम्पशन ऑफ द अनड्यू इन्फ्लुएंस, इनमें से कौन कौन सी जो रिलेशनशिप है वो क्या, ये एक अजम्पशन हम प्रिज्यूम करते हैं कि इस रिलेशनशिप के अंदर क्या होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा. ठीक है, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस पेरेंट चाइल्ड में तो हमेशा ही होता है, जो पेरेंट्स है वो अपनी बात जो मनवाते हैं चाइल्ड से. ठीक है, डॉक्टर पेशेंट के अंदर भी होता है क्योंकि पेशेंट जो है वो पूरी तरीके से जो है वो विश्वास करते हैं किस पे, डॉक्टर पे. हस्बैंड वाइफ के अंदर नहीं होता क्योंकि लॉ जो है हस्बैंड वाइफ को क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है. फियोंसे एंड जो फियोंसे है और जो फियांसे है क्या उनके अंदर होता है, जी बिल्कुल होता है. यहाँ पे भी क्रेडिट डेटर में नहीं, यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं होता. तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी डी, बोले तो सेकंड. ये ध्यान रखना, फियोंसे और जो फियांसी है उसके अंदर होता है इमोशनल अटैचमेंट एंड द ट्रस्ट इन द रिलेशनशिप कैन समटाइम लेड टू अनड्यू इन्फ्लुएंस पर्टिकुलरली इन फाइनेंशियल और कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट. आगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस जो किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, तो लाइफ इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है क्या वो इंडेमनिटी है, क्या पूरी तरीके से क्षतिपूर्ति हो सकती है, नहीं. अगर इंसान ही साफ हो गया तो उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती. दूसरा क्या वेजरिंग एग्रीमेंट है, जी बिल्कुल नहीं है. क्या सट्टा है, क्या नहीं. कंटेन एग्रीमेंट है, जी बिल्कुल कंटेन एग्रीमेंट है. क्या इसके अंदर ओनली एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, जी बिल्कुल. गारंटी होती है, जी नहीं. तो आंसर जो बनेगा वो क्या, सी एंड डी, बोलते फोर्थ. आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो क्या करेक्ट है. सबसे पहला, नेफ्ट अलाउ करता है कस्टमर को टू ट्रांसफर फंड विद मैक्सिमम लिमिट ऑफ 3 लाख पर डे, जी बिल्कुल नहीं, गलत है ये. आईएमपीएस अलाउ करता है टू ट्रांसफर फंड इन इंस्टेंट पेमेंट मोड, ये बात करेक्ट है. मिनिमम लिमिट जो है टू ट्रांसफर फंड बाय आरटीजीएस है वो 2.5 लाख है, नहीं ये कितनी है, 2 लाख है, ये भी आपका गलत हो गया. इंस्टेंट रियल टाइम ट्रांसफर सिस्टम डेवलप बाय द एनपीसीआई इज यूपीआई, ये बात एकदम करेक्ट है. जो रियल टाइम ट्रांसफर पेमेंट सिस्टम जो डेवलप किया किसने, एनपीसीआई ने, वो कौन सा है, यूपीआई, ये सही है. फॉर क्लियरेंस ऑफ द चेक अंडर द पॉजिटिव पे सिस्टम द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 50,000, नहीं 5 लाख है, ये भी गलत है. तो आंसर जो बनेगा वो क्या, बी एंड डी, बोलते फर्स्ट. आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली एक्सप्रेस इन रिलेशन टू कैपिटल एंड क्रेडिट फ्लो. ठीक है, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो करेक्टली एक्सप्रेस करते हैं इन रिलेशन टू कैपिटल एंड क्रेडिट फ्लो. सबसे पहला बोलते थ्योरेटिकली, ध्यान देना, थ्योरेटिकली रेगुलेटर जो होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के वो बिलीव करते हैं दैट इंक्रीजिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन द बैंक्स कुड रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ देयर फेलियर. अगर मान लो कैपिटल रिक्वायरमेंट जो बढ़ेगी, अगर बैंक्स की अगर कैपिटल जो है वो क्या होगी, एनहांस होगी ना, तो उससे उनके फेलियर होने के चांसेस कम हो जाते हैं. ये बात एकदम क्या करेक्ट है. बोलता है ओपन फाइनेंशियल मार्केट आर सोनली इन्फ्लुएंस बाय द करेंसी रेट मूवमेंट. जो ओपन फाइनेंशियल मार्केट है क्या ओनली करेंसी रेट के मूवमेंट से ही बस वो इन्फ्लुएंस होती है, ये नहीं, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं. फाइनेंशियल इनफ्लो रिफ्लेक्ट करता है नेट फ्लो ऑफ द कैपिटल इनटू वन कंट्री इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज परचेज ऑफ डोमेस्टिक एसेट बाय द फॉरेनर, ये बात एकदम करेक्ट है. फाइनेंशियल इनफ्लो का मतलब यही होता है. दूसरा टायर टू कैपिटल जो होती है ना फॉर बैंक्स, इसके अंदर परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं बेसल नॉर्म्स में, ये बात करेक्ट है. ओनली प्राइवेट बैंक इन इंडिया हैव इंप्लीमेंट बेसल 3 गाइडलाइंस, जी नहीं, ये बात जो है वो क्या गलत. आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए सी डी. तो ये ध्यान रखना. और ये बहुत प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों बैंक जो है वो क्या करते हैं, उन्होंने इंप्लीमेंट किया बेसल 3 गाइडलाइंस को.
आगे इंटरेस्ट रेट दे रखे हैं और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपस में मैचिंग करना है। पॉलिसी रेट की अगर बात करें तो पॉलिसी रेट बेसिकली क्या है, पॉलिसी रेट वो रेट है जिसको आरबीआई जो है वो क्या करता है, यूज करता है क्या करने के लिए, इन्फ्लेशन को कव आउट करने के लिए। तो इट इज अ रेट एस्टैब्लिश्ड बाय आरबीआई टू इन्फ्लुएंस द मेन मॉनेटरी वेरिएबल इन द इकोनॉमी। वही बात करेंगे किसका, रेपो रेट का। तो रेपो रेट बेसिकली क्या है, रेपो रेट जो है वो बैंक का लेंडिंग रेट है। जब कमर्शियल बैंक को आरबीआई जो है जब कोई पैसा लेंडिंग करता है किसको, कमर्शियल बैंक को, ठीक है, कैसे, बाय परचेजिंग जब जब मतलब रीपरचेज रेट है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को क्या करेगा, लोन देगा और बदले में कमर्शियल बैंक अपनी सिक्योरिटी जो है वो आरबीआई के फेवर में कर देगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेपो। एमसीएलआर इज ये क्या है, ये मार्जिनल क्रेडिट लेंडिंग रेट होता है, ठीक है ना। तो एमसीएलआर बेसिकली क्या है, इट इज द इंटरनल बेंचमार्क रेट फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक। इससे नीचे कोई भी बैंक जो है वो अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड नहीं करे, ये मिनिमम रेट है बेसिकली। और बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट इज द आरबीआई लेंडिंग रेट टू द कमर्शियल बैंक विदाउट सिक्योरिटी। जो लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है विदाउट सिक्योरिटी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बैंक रेट। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, थर्ड। आगे, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो द फॉलोइंग स्टेप इन विच ऑफ द लॉजिकल सीक्वेंस। तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर जो है वो क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो रिस्क वेरिएबल कौन कौन से हैं। रिस्क वेरिएबल आइडेंटिफाई करने के बाद अब अगला काम जो है वो क्या, अब आप ये देखो कि वो जो रिस्क है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और उसकी सीवियरिटी क्या है, ठीक है, मतलब वो कितना कितनी बार कितनी जल्दी वो राइज हो सकता है और कितना सीवियर है। फिर हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे एप्रोप्रिएट रिस्क मॉडल फॉर द एनालिसिस। देन इसके बाद में फिर क्या, अब अप्लाई करो सुटेबल रिस्क इंस्ट्रूमेंट को और आखिरी में फिर फीडबैक ऑन द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, थर्ड। आगे दो स्टेटमेंट देखिए, बोलता है वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोडक्ट जो है ना टू सेल वो है लाइफ इंश्योरेंस सच दैट, क्योंकि अगर कोई पर्सन जो है वो लाइफ इंश्योरेंस बेच गया ना तो वो कुछ भी बेच सकता है। ये बात एकदम क्या करेक्ट है, क्योंकि देखो लाइफ इंश्योरेंस आप बेच रहे हो एक पर्सन को, जो है आप उसको इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच रहे हो और उसको ये बोल रहे हो कि आप अगर एक्सपायर होंगे तो आपकी फैमिली को कुछ मिलेगा। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है ऐसा जिसका एडवांटेज आपको तब मतलब आपकी फैमिली को मिलेगा, आपको तो मिलेगा भी नहीं। और उसको अगर आप उसको इन्फ्लुएंस कर गए तो इसका मतलब आप कुछ भी बेच सकते हो। तो ये बात फर्स्ट तो करेक्ट है। और रीजन इसलिए व्हाट इज सोल्ड टू बी मार्केट इन लाइफ इंश्योरेंस इज एन एश्योरेंस, जिसके अंदर एश्योरेंस दे रहे हो उस पर्सन को, वेयर बाय पेमेंट ऑफ मनी इज एश्योर्ड अपॉन डेथ। और जो पेमेंट ऑफ मनी जो है वो क्या, वो कब एश्योर्ड होगा, जब उस पर्सन की क्या होगी, डेथ होगी, और द हैपनिंग ऑफ एनी कंटीजेंसी हैपेंड अपॉन ह्यूमन लाइफ। तो ये दोनों बातें सही हैं और रीजन करेक्टली असर्शन एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, फर्स्ट। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पैरामीटर इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के जो वो टोटल मिला के 3 पैरामीटर है, वो कौन कौन से हैं। एक है अवेलेबिलिटी एंड यूसेज है, एक है ईज ऑफ असेस और एक है क्वालिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 4। ये देख लेना, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इन इंडिया एज डेवलप बाय द, ये कौन डेवलप करता है, आरबीआई। इसके अंदर बेसिकली 3 इसके मेन पैरामीटर है, एक है असेस, ईज ऑफ असेस, यूसेज, अवेलेबिलिटी एंड यूसेज एंड क्वालिटी। ये जो पैरामीटर ये कॉम्प्रिहेंसिवली मेजर करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को बाय इवैल्यूएट करके अवेलेबिलिटी, ईज ऑफ असेस, यूसेज एंड क्वालिटी ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस अक्रॉस द कंट्री। आगे, आरबीआई का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, इंडेक्स क्वालिटी पैरामीटर कैप्चर करता है इंफॉर्मेशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस किस के ऊपर, एक तो फाइनेंशियल लिटरेसी पे, एक किस पे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे, और एक ईज ऑफ असेस नहीं, अवेलेबिलिटी यूसेज, ये तो उसके ये तो इंडेक्स है, ठीक है ना। और एक किसके ऊपर ये डेटा कैप्चर करता है, इनइक्वालिटी एंड एफिशिएंसी इन सर्विस। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, 4, ABE। तो देख लेना, द क्वालिटी पैरामीटर जो है ना इन द आरबीआई इंडेक्स वो आपकी ये है, ठीक है। तो क्वालिटी पैरामीटर के माध्यम से हम लोग जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं वो इस रिस्पेक्ट में करते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो गया, इनइक्वालिटी एंड एफिशिएंसी इन सर्विस हो गया। आगे, सेबी का स्किन इन द गेम रूल जो एप्लीकेबल है टू विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट पे, वो है आपका म्यूचुअल फंड, ठीक है ना। तो सेबी का स्किन इन द रूल का मतलब जो है वो क्या, ये रूल अप्लाई होता है म्यूचुअल फंड पे, स्पेशली किस पे, एएमसी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। ये दिस रेगुलेशन मैंडेट करता है कि एम्प्लॉइज ऑफ द एएमसी सच एज द फंड मैनेजर एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव मस्ट इन्वेस्ट ए पोर्शन ऑफ देयर कंपनसेशन इन द म्यूचुअल फंड स्कीम दे मैनेज। जिसको आप मैनेज कर रहे हो उसके अंदर आप खुद का भी पैसा लगाओ, ठीक है ना, ताकि आप जो भी डिसीजन लो इन्वेस्टमेंट के वो आप प्रूडेंट तरीके से ले पाओ। आगे, विच वन द फॉलोइंग इज यूज फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांसफर, उसके लिए हम यूज करते हैं किसको, स्विफ्ट को। आगे, दो स्टेटमेंट देखिए, पहला बोलता है बाय स्विचिंग टू द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड, जब आप जो शिफ्ट होंगे किस पे, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड पे, इन्वेस्टर एक्वायर करते हैं एसेट हुज प्राइस फ्लक्चुएट एज इंटरेस्ट रेट वेरी। तो इन्वेस्टर एक्वायर करेगा एक एसेट को जब उस प्राइस फ्लक्चुएट होंगे अगर इंटरेस्ट रेट क्या करता है, वेरी करता है। ये बात एकदम क्या सही करेक्ट है आपका, क्योंकि इसमें क्या होता है,
इट सेड दैट लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड प्राइस फ्लक्चुएट करता है विद इंटरेस्ट रेट चेंज से, ठीक है ना। अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, तो प्राइस जो है वो क्या होगा, कम होगा, और इंटरेस्ट रेट जितना कम होगा उतना प्राइस जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि हम लिख रखे हैं बॉन्ड प्राइस आर इनवर्सली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट, ये बात करेक्ट है। और दूसरे में बोलते हैं कि बॉन्ड प्राइस फॉल व्हेन इंटरेस्ट रेट राइज, बॉन्ड प्राइस जो गिरता है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, एंड राइज व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल, ये बात भी एकदम करेक्ट है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए। आगे, बैंकर सेल ऑफ मॉर्गेज पोर्टफोलियो अप ए मॉर्गेज पास थ्रू सिक्योरिटी, ये एग्जांपल है किसका, सिक्योरिटाइजेशन का। तो सिक्योरिटाइजेशन के अंदर बैंकर जो है वो क्या करता है, जो पास थ्रू सर्टिफिकेट्स है उनको बेचता है। आगे, द बैंक वेयर इन ए मेजॉरिटी ऑफ द डिपॉजिट जो है वो क्या, नॉन रेजिडेंट, उस बैंक को बोलते हैं हम लोग क्या, ऑफशोर बैंक। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी रिजर्व, इनमें से कौन सा एग्जांपल है किसी सेकेंडरी रिजर्व का। तो सेकेंडरी रिजर्व के अंदर बेसिकली जो वो क्या आता है, कैश इन एंड बैलेंस विद अदर बैंक इन द करंट अकाउंट, ये प्राइमरी रिजर्व का पार्ट है। बैलेंस विद द आरबीआई, प्राइमरी रिजर्व। लेकिन अगर बात करें इन्वेस्टमेंट इन द कमर्शियल पेपर, ये आपका सेकेंडरी रिजर्व का पार्ट है, ठीक है ना। तो सेकेंडरी रिजर्व रेफर टू द लिक्विड एसेट दैट कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश व्हेन नीडेड। दीस रिजर्व आर टिपिकली इन्वेस्टेड इन द शॉर्ट टर्म मार्केट ऑफ सिक्योरिटीज, जैसे कमर्शियल पेपर हो गया, टीवी हो गया, एक्सेट्रा। आगे, अंडर विच वन ऑफ द following the Basel framework place restriction on participation by bank in system wide credit boom with the aim of reducing their loss in the credit burst, तो वो है आपका क्या, सीसीबी। सीसीबी की अगर बात करें तो वो है आपका काउंटर साइकिल कैपिटल बफर। तो ये बोलता है इसमें मतलब बेसल फ्रेमवर्क जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाता है ऑन पार्टिसिपेशन की, बैंक जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते इन सिस्टम वाइड क्रेडिट बूम में विद द एम ऑफ रिड्यूसिंग देयर लॉस इन द क्रेडिट बर्स्ट, ताकि मतलब ये काउंटर साइक्लिकल जो कैपिटल बफर है, ठीक है, ये एक फ्रेमवर्क है जिसको इंट्रोड्यूस किया बेसल ने। इसमें लिमिट लगाई जाती है एक्सेसिव लेंडिंग, कि आप ज्यादा लेंडिंग नहीं कर सकते ड्यूरिंग इकोनॉमिक अपस्विंग में। अगर इकोनॉमी बढ़ रही है तो ऐसा नहीं है कि बैंक अपना सारा पैसा जो है उधार के तौर पे दे दे क्योंकि भाई मेरे को इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बैंक का रिक्वायर्ड, बैंक के लिए जरूरी है कि वो होल्ड करेगा एडिशनल कैपिटल को व्हेन क्रेडिट ग्रोथ इज हाई एंड रिस्क आर राइजिंग, एंश्योरिंग दे रिमेन रेसिलिएंट ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्लो डाउन। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर इन द इंडियन मनी मार्केट। इंडियन मनी मार्केट के बारे में कुछ बात करके बताना कौन सी बात जो है सही नहीं है। बोलता है वेरी टाइट लिक्विडिटी पोजीशन विल इंक्रीज द कॉल रेट, अगर टाइट लिक्विडिटी पोजीशन है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो कॉल रेट है वो बढ़ेंगे, व्हाइल एक्सेस लिक्विडिटी विल गिव फेयरली लो एंड स्टेबल रेट, ये बात तो आपका करेक्ट है। अगर लिक्विडिटी क्रंच हो गया, बैंक इज पास ऑन द सिस्टम, अगर बैंक का जो लिक्विडिटी क्रंच है वो सिस्टम में पास ऑन हो गया, इट में लेड टू हाई वोलेटिलिटी इन द कॉल रेट, तो उससे जो है वो वोलेटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ये बात भी सही है। कॉल रेट अंडर द नॉर्मल लिक्विडिटी कंडीशन आर द कैप रेट फॉर द टर्म मनी मार्केट, नहीं, ये बात सही नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, थर्ड। ये बात ध्यान रखना, रियलिटी में कॉल रेट आर हाईली वोलेटाइल एंड फ्लक्चुएट करते हैं बेस्ड ऑन द लिक्विडिटी कंडीशन, ये कभी भी कैप रेट, मैक्सिमम रेट जो है वो नहीं हो सकते। डू नॉट एक्ट एज अ कैप रेट फॉर द टर्म मनी मार्केट, इंस्टेंट टर्म मनी मार्केट रेट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग मॉनेटरी पॉलिसी, लिक्विडिटी कंडीशन एंड द मार्केट डिमांड। अगर सब्जेक्ट मैटर जो है इंश्योरेंस का वो क्या है, शिप है, तो मरीन इंश्योरेंस को बोलते हैं हम लोग क्या, हल इंश्योरेंस। तो हल इंश्योरेंस स्पेसिफिकली कवर करता है किसको, शिप इटसेल्फ इंक्लूडिंग इट्स मशीनरी एंड इक्विपमेंट अगेंस्ट द रिस्क सच एज डैमेज फ्रॉम एक्सीडेंट, कोल्यूजन हो गया या नेचुरल डिजास्टर हो गया, एक्सेट्रा। आगे, इन केस ऑफ वारंटी, वारंटी के केस में बायर जो है वो क्या करता है, वारंटी में बायर ओनली डैमेजेस की डिमांड कर सकता है, ठीक है ना, वो गुड्स को वापस नहीं कर सकता, नया नहीं मिलेगा, ओनली डैमेजेस की डिमांड कर सकता है। विच आर द मेजर फैक्टर विच लाइक टू कैपिटल राशनिंग, कौन कौन से मेजर फैक्टर जिसकी वजह से हम कैपिटल राशनिंग करते हैं, मतलब अपने पास में कैपिटल की कमी है, ठीक है ना, तो हम जो है वो डिसाइड करते हैं कि किस प्रोजेक्ट में लगाएं किस में ना लगाएं। तो जब क्या है, इम्परफेक्शन है किसका, कैपिटल मार्केट का, ये बात एकदम सही है। जब रिलेक्टेंस होती है टू द ब्रोडन द इक्विटी शेयर बेस फॉर द फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, ये बात भी सही है। जब इनएबिलिटी होती है मैनेज करना, तो भी हम कैपिटल राशनिंग करते हैं, ये भी सही है। जब डेफिशिएंसी होती है मार्केट इन्फॉर्मेशन में विच माइट अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, ये भी सही है। जब एफिशिएंट हो कैपिटल मार्केट, नहीं, जब कैपिटल मार्केट एफिशिएंट है ना तो वहां कैपिटल राशनिंग की नीड नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी सी डी बोल तो फोर्थ। आगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग बैंकिंग, बैंकिंग के बारे में कुछ बात करके बताना कौन सी बात सही है। पहला, चेन बैंकिंग इंडिकेट करता है द फॉर्म ऑफ बैंक कार्टेल दैट अकर व्हेन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रोल एटलीस्ट 3 बैंक दैट आर इंडिपेंडेंटली चार्टर्ड, नहीं, ये बात जो सही नहीं है। पैन नंबर इज रिक्वायर्ड फॉर डिपॉजिट इन द कमर्शियल बैंक, 50,000 उससे ऊपर का अगर आप क्या करोगे, कोई डिपॉजिट करोगे तो उसके लिए पैन चाहिए, ये बात सही है। अपॉन डिटेक्शन द काउंटरफिट नोट, अगर मान लो कभी भी जाली नोट आपको मिल गया एट द काउंटर ऑफ द बैंक, तो बैंक जो है उसको इंपाउंड कर जब्त कर सकता है और रिसीट इश्यू कर सकता है, ये बात सही है। इंटरेस्ट रेट जो होते हैं ना ऑन द बैंक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इज फिक्स्ड बाय नाबार्ड, नहीं, ये बात जो सही नहीं है, क्योंकि ये
जो रेट है ना दे आर फिक्स बाय आरबीआई नोट द नाबार्ड एंड आरबीआई एक्ट 1934 प्रोहिबिट करता है मेकिंग और इशूइंग द प्रोमिसरी नोट एक्सप्रेस टू द पेबल टू द बियर इटसेल्फ। नहीं, ये बात भी सही नहीं है। आरबीआई ये जो एक्ट है ये अलाउ करता है प्रोमिसरी नोट पेबल टू द बियर अंडर सर्टेन कंडीशन। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, बी एंड सी, ये दोनों बातें जो है वो क्या आपकी करेक्ट है। आगे मैचिंग करना है जिसको आपको नेट स्टेबल फंडिंग रेशो की अगर बात करें तो नेट स्टेबल फंडिंग रेशो ये बेसल 3 नॉर्म्स। इनोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करते हैं ये है आपका टायर 1 कैपिटल। टाइम मैच्योरिटी गैप की अगर बात करें तो ये है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट और रिस्क वेटेड एसेट की बात करें तो ये आता है आपका किसमें, टायर 2 कैपिटल में। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका ऑप्शन ए। प्राइसिंग करना हाउसिंग लोन बाय ए कमर्शियल बैंक, एक हाउसिंग लोन था उसकी प्राइसिंग कर रहा है कमर्शियल बैंक में। फॉलो द फॉलोइंग स्टेप इन द लॉजिकल सीक्वेंस। तो सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, हम कंडक्ट करेंगे आपका क्या क्रेडिट असेसमेंट। असेसमेंट कंडक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे एमसीएलआर रेट को। फिर उसके बाद में हम क्या स्पेसिफिकेशन करेंगे किसका, स्प्रेड का। स्प्रेड से स्पेसिफाई करने के बाद फिर कंपटीटिव प्राइस डिटरमिनेशन करेंगे और आखिरी के अंदर क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट रेट निकल के है उसको कोट करेंगे प्रोस्पेक्टिव बायर के सामने। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा 4। आगे विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सबसे पहला असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट एक मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से हम एड्रेस करते हैं रिस्क एड्रेस करते हैं द रिस्क अराइजिंग ड्यू टू मिसमैच ऑफ द एसेट लायबिलिटी। ये बात एकदम क्या है करेक्ट है। जो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट उसके अंदर यही देखते हैं ना कि जो रिस्क है जो किस वजह से अराइज हुआ ड्यू टू मिसमैच ऑफ द एसेट लायबिलिटी, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट करते हैं। फिर एनपीए जो है मस्ट बी रिटन ऑफ एज लॉस इन द फाइनेंशियल इन विच द एनपीए हैज बीन आइडेंटिफाइड। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। जब वो लॉस एसेट हो जाएगा तो उसको हम लोग जो क्या करेंगे राइट ऑफ करेंगे। दूसरा अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व आर इंक्लूड इन द कैपिटल ऑफ द बैंक। जो अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व है क्या उसको हम इंक्लूड करते हैं इन द कैपिटल ऑफ द बैंक, ये बात आपका करेक्ट है। इफ दे रिप्रेजेंट एक्यूमुलेशन ऑफ द पोस्ट टैक्स प्रॉफिट। फिर रैंक कैन नॉट एक्सेप्ट, जो बैंक है रैंक नहीं है, बैंक कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 5 ईयर, ये बात जो है गलत है। हाइब्रिड डेट कैपिटल मार्केट में भी इंक्लूड इन द टायर 2 कैपिटल, ये बात आपका सही है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या ए सी ई। सेफ्टी मार्जिन जो एक इंश्योरर मस्ट मेंटेन करता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर, उसको बोलते हैं हम लोग क्या सोल्वेंसी मार्जिन। तो सोल्वेंसी मार्जिन जो है वो एक्स्ट्रा कैपिटल है जो इंश्योरर जो है वो मेंटेन करता है बियॉन्ड देयर लायबिलिटी, एंश्योर करने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे एंड प्रोटेक्ट द पॉलिसी होल्डर। What has been the primary motive of the central bank rising interest rate in the recent time? तो सेंट्रल बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया उसके पीछे का जो प्राइमरी मोटिव है वो क्या है, इन्फ्लेशन को रोकना, टेमिंग द इन्फ्लेशन। Which of the following are the 3 पिलर ऑफ द बेसल 2? बेसल 2 के जो तीन पिलर है वो क्या है, एक है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, एक है आपका सुपरवाइजरी रिव्यू और एक है आपका मार्केट डिसिप्लिन। आंसर क्या बनेगा आपका थर्ड, ए बी डी। द सेंट्रल बैंक सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है सेविंग को, इन्वेस्टमेंट को, कंज्यूमर स्पेंडिंग को इन द इकोनॉमी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। Which of the following statement are the defect of the Indian money market? इंडियन मनी मार्केट का डिफेक्ट जो है वो क्या क्या है? सबसे पहला प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, ये डिफेक्ट है कोई नहीं। डिकोटमी है जो इंडियन मनी मार्केट है उसमें जो है वो आपको डिफरेंस देखने को मिलता है क्योंकि इंडियन मनी मार्केट के 2 सेगमेंट है, एक है ऑर्गेनाइज और एक है अनऑर्गेनाइज, ये बात एकदम जो है वो क्या करेक्ट है। इसके बाद फाइनेंसिंग इंडस्ट्री, नहीं ये कोई डिफेक्ट थोड़ी है। डाइवर्सिटी भी है इंटरेस्ट रेट में, ये भी एक डिफेक्ट है, जी बिल्कुल है क्योंकि अलग अलग जो है वो इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलेंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अलग है, अनऑर्गेनाइज के अलग है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बी एंड डी। Which of the following statement is false regarding the electronic purse? इलेक्ट्रॉनिक पर्स के बारे में कुछ बात करके बताना कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है। पहला रेटिनल पैटर्न वेरिफिकेशन होता है इसमें, जी बिल्कुल नहीं। हमेशा रेटिनल पैटर्न ही मतलब रेटिनल पैटर्न वेरिफिकेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये बात तो गलत है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, विजुअल रिकॉग्निशन आर नॉट स्टैंडर्ड फीचर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक पर्स। इलेक्ट्रॉनिक पर्स टिपिकली रिलाई ऑन द पिन, पासवर्ड, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लाइक फिंगरप्रिंट सेकेंडरी बट नॉट रेटिनल और द विजुअल रिकॉग्निशन। दूसरा विजुअल रिकॉग्निशन होती है इसके अंदर, ये बात आपका जो है वो ये भी क्या है गलत है, तो ये ध्यान रखना। नो रिस्क ऑफ विजुअल रिकॉग्निशन जो है इसके अंदर नहीं होती है, ठीक है ना। दूसरा नो रिस्क ऑफ बैड पेमेंट, ये बात आपकी जो है वो क्या सही है। एंड मेथड ऑफ एक्सेप्टिंग पेमेंट विद नो कैश फ्लो टू मैनेज एंड नो रिस्क ऑफ थ्रेट, ये बात भी आपकी क्या सही है क्योंकि पैसा आपके पास आपके दोस्त में ना इलेक्ट्रिक पर्स के अंदर है, ठीक है ना। तो आंसर जो बनेगा वो क्या ए एंड बी बोल दो थर्ड। मैचिंग करना है। मार्केट रिस्क की अगर बात करें तो मार्केट रिस्क बेसिकली क्या होता है, इट इज अ वेरिएशन इन द प्राइस स्पार्क ऑफ ड्यू टू रियल सोशल पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक इवेंट। फाइनेंशियल रिस्क की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल रिस्क बेसिकली क्या, इट इज एसोसिएटेड विद द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क की अगर हम बात करें तो ये रिलेटेड है किससे, इट अराइज ड्यू टू चेंज इन ऑपरेटिंग कंडीशन कॉज्ड बाय कंडीशन थ्रस्ट अपॉन द फर्म व्हिच आर बियॉन्ड इट्स कंट्रोल। और इंटरनल रिस्क बिजनेस रिस्क की बात करें तो ये एसोसिएटेड विद द एफिशिएंसी विद व्हिच ए फर्म कंडक्ट इट्स ऑपरेशन विद इन द ब्रॉडर एनवायरनमेंट इंपोज अपॉन इट। तो आंसर जो बनेगा वो क्या सेकंड।
आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ डेरिवेटिव मार्केट, इनमें से कौन सा डेरिवेटिव मार्केट का एडवांटेज नहीं है? पहला, लीवरेजिंग इंक्रीज रिस्क, तो ये फायदा नहीं बल्कि क्या नुकसान है, ठीक है ना। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म में नोट रिजल्टिंग क्रेडिट रिस्क, इनमें से कौन सा क्रेडिट रिस्क का पार्ट नहीं है? पहला, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट में नोट भी रीपे इन द केस ऑफ डायरेक्ट लैंडिंग, ये क्रेडिट रिस्क है। इन केस ऑफ गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट फंड में नोट भी फोर्थ कमिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट अपॉन क्रिस्टलाइजिंग ऑफ द लायबिलिटी, ये भी आपका क्रेडिट रिस्क है, भाई पैसा नहीं मिला। फंड और सिक्योरिटी सेटलमेंट में नोट भी इफेक्टेड इन केस ऑफ सिक्योरिटी ट्रेडिंग बिजनेस, ये भी आपका जो वो क्या क्रेडिट रिस्क होगा। इससे भी प्रोवाइड करना इन्फॉर्मेशन फॉर डिटरमाइन एडिक्वेसी ऑफ द लोन लॉस प्रोविजन, प्रोवाइड करना ओनली इंफॉर्मेशन क्या डिटरमाइन करने के लिए, एडिक्वेसी ऑफ द लोन लॉस प्रोविजन, ये आपका जो है इससे क्रेडिट रिस्क आपका राइज नहीं होगा। आंसर क्या बनेगा? डी ओनली। तो ये लिख रखा है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, किस रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हो? फॉर डिटरमाइन करने के लिए एडिक्वेसी ऑफ द लोन लॉस प्रोविजन डज नॉट रिजल्ट इन क्रेडिट रिस्क, इंस्टेड ये हेल्प करता है बैंक को असेस करने में एंड मैनेज करने में क्रेडिट रिस्क बाय एंश्योरिंग दैट दे हैव सफिशिएंट प्रोविजन टू कवर पोटेंशियल लॉस। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अंडर द बेसल वन अकॉर्ड BCBS फिक्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फंड फॉर बैंक, कितना? एटलीस्ट 8% ऑफ द टोटल RWA। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेट टू द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में कौन सी बात सही है? पहला, RBI डायरेक्ट सुपरवाइज करता है ओवर डिपॉजिटरी एंड द म्यूचुअल फंड, नहीं, म्यूचुअल फंड के ऊपर सेबी का कंट्रोल है ना कि RBI का। दूसरा, मॉनेटरी कंट्रोल इज एक्सरसाइज थ्रू कैश रिजर्वेशन द SLR, ये बात एकदम क्या आपका करेक्ट है कि मॉनेटरी कंट्रोल जो है RBI कैसे करता है? CRR SLR को यूज करके। यस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इंडियन मनी मार्केट, ठीक है जी। पहला, जो भी NBFC है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है डेट कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गेनाइज कंपोनेंट ऑफ द मनी मार्केट, नहीं, जो NBFC है बैंक, ये बेसिकली क्या बैंक के जैसे ऑपरेट करते हैं और ये मनी मार्केट में नहीं कैपिटल मार्केट में डील करते हैं, तो ये आपका जो है वो क्या गलत है। तो लिख रखा है NBFC आर द इंपोर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बट दे प्राइमरी ऑपरेट इन द क्रेडिट मार्केट रादर देन मनी मार्केट, दे प्रोवाइड लोन एंड फाइनेंशियल सर्विस बट डू नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द शॉर्ट टर्म मनी मार्केट ट्रांजेक्शन लाइक बैंक एंड अदर फाइनेंशियल एंटिटी। आगे, दो स्टेटमेंट देखिए, पहला बोलता है कैपिटल मार्केट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या करने में? पैसा इकट्ठा करने में, डाइवर्ट करने में इन द प्रोडक्टिव चैनल, ये बात एकदम क्या सही है। फिर बोलते हैं कैपिटल मार्केट एक मार्केट है जहां पे बायर एंड सेलर एंगेज होते हैं इन द ट्रेड ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी लाइक बॉन्ड स्टॉक एक्सेट्रा, ये बात भी सही है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट है। Which one of the following statement is true about the risk considered for capital requirement under the Basel II? तो Basel II के अंदर जो है वो तीन तरह के जो रिस्क थे वो कौन कौन से थे? एक था आपका क्रेडिट रिस्क, एक था आपका मार्केट और एक कौन सा ऑपरेशनल। आंसर जो बनेगा वो क्या? सेकंड। Which of the following is not an approach to the structure of Indian financial system? इनमें से कौन सा अप्रोच नहीं है? किसका? स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। सबसे पहले बात करें, ए ब्रोकरेज कैन बी इधर फुल सर्विस और डिस्काउंट, जो ब्रोकरेज है वो फुल सर्विस भी हो सकती है, डिस्काउंट भी हो सकती है, ये बात सही है। फिर बोलता है फाइनेंशियल सिस्टम इज कंसर्न अबाउट मनी, क्रेडिट एंड फाइनेंस, जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें ये तीनों चीजें आती हैं। द थ्री टर्म्स आर इंटीमेटली रिलेटेड, तीनों टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है एंड समवट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग भी हैं, ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। बोलता है हाउसिंग फाइनेंस सिंपली इज रेफर्ड टू प्रोवाइडिंग फाइनेंस फॉर द वेंचर कैपिटल, हाउसिंग फाइनेंस के अंदर पैसा वेंचर कैपिटल के लिए देते हैं, नहीं हाउसिंग एक्टिविटी के लिए देते हैं, तो ये आपका जो है वो क्या गलत है। फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ऑल्सो भी डिवाइड अकॉर्डिंग टू द एसेट क्लास विच डिपेंड ऑन वेदर दे आर डेट बेस्ड और इक्विटी बेस्ड, ये बात आपकी क्या सही है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या सी ओनली, ये आपका गलत है। Which one of the following is not the service provided under the NBFC? इनमें से कौन सा नहीं आता किसमें? सर्विस प्रोवाइड अंडर NBFC, लीजिंग सर्विस, ये तो इसका पार्ट मतलब ये NBFC प्रोवाइड करती है। इंप्लीमेंटिंग मॉडर्नाइजेशन, ये इसका पार्ट नहीं है। एसेट मैनेजमेंट सर्विस हो गया, म्यूचुअल बेनिफिट हो गया, ये सब जो है दीज ऑल आर द सर्विस विच आर प्रोवाइडेड बाय NBFC एक्सेप्ट इंप्लीमेंटिंग मॉडर्नाइजेशन, ये ध्यान रखना। तो इंप्लीमेंटिंग मॉडर्नाइजेशन इज नॉट ए डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडेड बाय NBFC, एज ए प्राइमरी रोल जो है वो क्या फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन रादर देन इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन। आगे, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन ए लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द डेट रिकवरी बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थ्रू DRT। तो अगर मान लो किसी बोरोवर को पैसा दिया था उधार, उसने पैसा देने से मना कर दिया, अब हमने क्या किया केस किया, तो अब बैंक जो है वो कैसे रिकवरी करेगा? तो रिकवरी करने के लिए सबसे पहले जो है वो क्या करना है अपने को, उसको शो कॉज नोटिस दो विद इन 30 days एज टू व्हाट द रिलीफ शुड नॉट बी ग्रांटेड टू द बैंक। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट करेंगे टू डिस्क्लोज करो पर्टिकुलर ऑफ द प्रॉपर्टी अदर देन स्पेसिफाइड बाय द एप्लीकेंट बैंक, और आखिरी में फिर रिस्ट्रेन हिम फ्रॉम डीलिंग विद और डिस्पोजिंग ऑफ द कंसर्न एसेट प्रॉपर्टी, उसको क्या करेंगे वो प्रॉपर्टी बेच दे उसको रोकेंगे उससे। तो आंसर जो बनेगा वो क्या CB A बोलते 4।
द रीजन पुट फोर्थ फॉर द कंट्रोल ओवर द एक्टिविटी ऑफ इंटरनेशनल बैंक, वो कौन कौन सी है, रीजन क्या क्या है इंटरनेशनल बैंक के ऊपर हम कंट्रोल करते हैं, उसके पीछे का रीजन जो है क्या, सबसे पहला ये जो बैंक है ये एनकरेज करता है इन्फ्लेशन को, ये बैंक जो है ये ऐड करता है स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई थ्रू क्रेडिट क्रिएशन, इसलिए इनको जो है वो कंट्रोल करना क्या जरूरी है, ये बात एकदम करेक्ट है। दीज बैंक समटाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैंक फेलियर दैट डिक्रीज द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्ट डिपॉजिट है, ये बात भी एकदम करेक्ट है। ये जो बैंक है ये अनमैनेजेबल इंडेटनेस क्रिएट कर देते हैं कई बार अमंग द बोरोइंग अमंग द बैनिंग गवर्नमेंट बाय चार्जिंग हाई इंटरेस्ट रेट, ये बात भी सही है। दे डू नॉट एडहेयर टू द क्रेडिट एलोकेशन पॉलिसी ऑफ द होस्ट गवर्नमेंट, ये कई बार जो है जो होस्ट गवर्नमेंट की जो क्रेडिट एलोकेशन पॉलिसी है, भाई गवर्नमेंट कई बार डिसाइड करती है कि इस सेक्टर के लिए सिर्फ फंडिंग जो वो नहीं करनी, इस बार इस सेक्टर के लिए ज्यादा फंडिंग करनी है, तो ये नहीं मानते। ये बेसिकली क्या बोलते हैं जो इंटरनेशनल बैंक है कि जहां पे हमको प्रॉफिट होगा चाहे उसके लिए गवर्नमेंट ने मना कर कहा हम तो पैसा प्रोवाइड करवा देंगे, तो ये भी किसकी कमी है, तो आंसर जो बनेगा वो क्या ABCD 4 मैचिंग करना है। हेजर जो है वो क्या है, हेजर की वजह से क्या होता है जो वॉलेटिलिटी जो कमर्शियल प्रोड्यूसर्स है, हेजर बेसिकली जो कौन कमर्शियल प्रोड्यूसर, फाइनेंशियल डेरिवेटिव इन इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, इसकी वजह से वॉलेटिलिटी बढ़ी है। आर्बिट्रेजर बेसिकली जो रिस्क फ्री प्रॉफिट कमाते हैं, और कमोडिटी फ्यूचर इन इंडिया ये शुरुआत हुई कहाँ से, इसका जो ओरिजिन है कहाँ से हुआ, ओसाका जापान से, ठीक है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका 2। तो ओरिजिन ऑफ द कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कैन बी ट्रेस बैक टू ओसाका जापान वेयर राइस फ्यूचर वर ट्रेडेड सेंचुरी अगो। विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। पहला कैपिटल मार्केट एक मार्केट है फॉर द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड के लिए, ये तो सही है। GDR इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू बाय द यूएस बैंक, नहीं ये बात जो है वो क्या गलत है। ADR जो है यूएस बैंक इशू करता है, GDR जनरली इशू नहीं करता। आगे बैंकिंग टेक्नोलॉजी के अंदर स्टार टोपोलॉजी का मतलब क्या है, स्टार टोपोलॉजी का मतलब है कि हर जो नोड होती है ना नेटवर्क की वो ज्वाइंट होती है टू द सेंट्रल नोड से बाय सेपरेट मीडियम। थर्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द इंटरनेट बैंकिंग। पहला क्या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, यस। क्या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ले सकते हो स्पेसिफिक पीरियड की, यस। ट्रांसफर कर सकते हो फंड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, यस। विड्रॉ कर सकते हो कैश एनीवेयर इन इंडिया, नहीं, उसके लिए आपको ATM जाना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द फीचर ऑफ द इंडियन कैपिटल मार्केट, इनमें से कौन सा इंडियन कैपिटल मार्केट का फीचर नहीं है। सबसे पहला को प्रोमोट स्टेट लेवल वेंचर फंड, ये इंडियन कैपिटल मार्केट का फीचर है क्या, नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड ए नेसेसरी प्री कंडीशन बाय द रिचर्ड रोल फॉर मार्केट टू बिकम एफिशिएंट, अगर मार्केट को एफिशिएंट बनना है तो कौन कौन सी जो एक प्री कंडीशन है वो ये है कि ट्रेडर हु मेक ए लिविंग बाय बीटिंग द मार्केट थ्रू ट्रेडिंग, ये याद करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड रोल द मार्केट टू बिकम एफिशिएंट, अगर मार्केट को एफिशिएंट बनना है ना तो देयर मस्ट बी एक्टिव ट्रेडर होने चाहिए जो क्या करेंगे, मार्केट को बीट मतलब मार्केट को हिलाएंगे थोड़ा ट्रेडिंग के माध्यम से। His critics suggest that truly diversified market portfolio is nearly impossible to achieve and market efficiency rely on the trader constantly seeking arbitrage opportunity and price correction। आगे बोलता है एम जो मार्केटिंग का वो क्या है, टू मेक द सेलिंग सुपरफ्लोस, ये बात एकदम जो है वो क्या है करेक्ट है। मार्केटिंग शुड रिजल्ट इन कस्टमर हु इज रेडी टू बाय, मार्केटिंग से जो क्या हमारे सामने कस्टमर जो है वो निकल के आते हैं जो हमारे सामान को परचेस करना चाहते हैं, यस। दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है। Which of the following is incorrect about ways the RBI can affect the structure of interest rate? पहला by changing the T-bill, क्या T-bill को चेंज करके आप जो है वो इंटरेस्ट रेट को चेंज करते हो, नहीं। by blending of the lending and trading activity, ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है। by charging the bank rate, क्या बैंक रेट को चेंज, सॉरी Which of the following is incorrect है about the way RBI can affect the structure interest rate? by changing the T-bill को चेंज करके वो करता है, ये तो सही है। लैंडिंग एंड ट्रेडिंग एक्टिविटी करके क्या कर सकते हैं क्या, नहीं। बाय चेंजिंग द बैंक रेट करके कर सकता है, यस, ये बात भी सही है आपकी। आपको इनकरेक्ट बतानी है। फिक्सिंग द मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट विद द बैंक, इससे भी कर सकता है। इफेक्टिव टेपिंग एंड मोबिलाइजेशन ऑफ द सेविंग, क्या पैसे इकट्ठा करके कर सकते हैं क्या, नहीं। तो आंसर जो आएगा B एंड E, ये दोनों आपके क्या है इनकरेक्ट है। आगे विच द फॉलोइंग आर द लिमिटेशन इन द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट ऑफ द कमर्शियल बैंक, कौन कौन सी लिमिटेशन है क्रेडिट क्रिएशन की। अमाउंट ऑफ कैश डेट कमर्शियल बैंक पोजेस, क्या ये लिमिटेशन है क्या, नहीं। सप्लाई ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी, नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक, ये लिमिटेशन है क्या, नहीं। अलाइड डिपॉजिट स्कीम, ये लिमिटेशन है, यस। क्रेडिट क्रिएशन में डिपॉजिट लिंक विद द स्पेशल बेनिफिट, डिपॉजिट लिंक विद द स्पेशल बेनिफिट, ये भी इसकी क्या लिमिटेशन। आंसर क्या आएगा D एंड E, तो ये देख लेना। अलाइड डिपॉजिट स्कीम एंड द डिपॉजिट लिंक विद द स्पेशल बेनिफिट टेंड टू रिड्यूस, इससे क्या होता है, इससे जो कैपेसिटी है कमर्शियल बैंक की पैसा उधार देने की वो क्या होती है, रिड्यूस होती है। दी स्कीम ऑफन एलोकेट फंड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो लिमिट लगा देते हैं द अमाउंट अवेलेबल फॉर द जनरल लैंडिंग एंड क्रेडिट क्रिएशन पे। आगे मैचिंग करना है रोल ऑफ कमर्शियल बैंक की अगर बात करें वो क्या है, हेल्प टू कंज्यूमर। फिर एनबीएफसी सर्विस जो है उसमें क्या, जैसे हायर परचेज एनबीएफसी सर्विस का पार्ट है। नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें तो वो कौन है जी, आपका
म्यूचुअल फंड, और डिपॉजिट इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल सेविंग बैंक। आंसर जो बनेगा वो क्या, फर्स्ट। तो ये देख लेना एक बार। आगे स्कीमिंग जो होता है ई बैंकिंग में, उसका मतलब क्या था, स्कीमिंग का मतलब जो है ई बैंकिंग में होता है आइडेंटिफाई करना फ्रॉडस्टर कॉपिंग वाइटल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड। जब फ्रॉडस्टर जो होते हैं ना, जो फ्रॉड करने वाले, वो क्या करते हैं, वो कस्टमर के क्रेडिट कार्ड से जो है वो वाइटल इन्फॉर्मेशन जो है चुरा लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्कीमिंग। आगे, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बैंक आर रिक्वायर्ड टू टेक इनटू कंसीडरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क। कौन कौन से रिस्क को बैंक जो कंसीडर करता है, क्रेडिट रिस्क यस, मार्केट रिस्क यस, ऑपरेशनल रिस्क यस। आंसर क्या आएगा, 4। और बैंकिंग का लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करें ऑन विच ऑफ द 3 म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग पिलर बेसल 3 कैपिटल रेगुलेशन आर बेस्ड। किन पिलर के ऊपर जो आपका बेसल 3 की जो रेगुलेशंस है वो बेस्ड है। एक तो ये है आपका मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड यस, सुपरवाइजरी रिव्यू यस, क्रेडिट रिस्क नहीं, मार्केट डिसिप्लिन यस, मैनेजमेंट कंट्रोल नो। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सेकंड, ए बी डी। ओके जी, ये मार्केट के 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। अब अगले पार्ट के अंदर हम लोग जो है वो शुरुआत करते हैं बैंकिंग मार्केटिंग के क्वेश्चन से, ठीक है ना। अभी हमने बैंकिंग के 100 क्वेश्चन किए, अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो वो करेंगे अपने मार्केटिंग के क्वेश्चन। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मार्केटिंग प्रिंसिपल। इनमें से कौन सा मार्केटिंग प्रिंसिपल नहीं है। सबसे पहला फोकस ऑन द कस्टमर, ये प्रिंसिपल है। मार्केट होमोजीनियस नहीं, ये इसका प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि मार्केट हमेशा जो है वो कैसी है, हेट्रोजीनियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट फॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर बात करें तो वहां पे जो मार्केट होती है इट नीड टू बी सेगमेंट। वहां पे हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं ऑन द बेस ऑफ, किस किस के बेस पर हम जो है मार्केट का सेगमेंटेशन करते हैं। क्या बाइंग बिहेवियर के बेस पर करते हैं, यस। क्या बायर के साइकोग्राफी के बेस पर करते हैं, यस। ज्योग्राफिक बेस पे भी करते हैं, यस। डेमोग्राफिक बेस पे, यस। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 4। चारों तरीके से हम लोग जो है वो क्या सेगमेंटेशन करते हैं, किसका, मार्केट का। आगे ऑथर दे रखे और आइडिया दे रखे, इनको जो क्या क्या करना, आपस में मैच करना है। सबसे पहले बात करेंगे बिल बिशप, तो इनका जो आइडिया था वो था स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग फॉर द डिजिटल एज, ठीक है। फिर अगर बात करेंगे डी बर्ड का, तो इनका आइडिया था कॉमन सेंस डायरेक्ट मार्केटिंग। और फिर डेनियल एस जोनल की अगर बात करें तो ये है ऑनलाइन मार्केटिंग। और जेफरी एफ रिपोर्ट, इनका जो आइडिया था वो था मैनेजिंग इन द मार्केट स्पेस। तो आंसर की बात करें तो क्या बनेगा, फर्स्ट। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द नीड ऑन द पार्ट ऑफ द कस्टमर दैट गेट सेटिस्फाइड बाय द सर्विस। मतलब इनमें से कौन सा जो है, मतलब किसको बोलते हैं, इट इज द नीड ऑन द पार्ट ऑफ द कस्टमर, जो सेटिस्फाई होती है किसी सर्विस से, तो उसको बोलते हैं सर्विस बेनिफिट। तो सर्विस बेनिफिट से जो है वो क्या, कस्टमर की जो नीड है वो क्या होती है, आपकी सेटिस्फाई होती है। सर्विस बेनिफिट रेफर टू द स्पेसिफिक नीड ऑफ द कस्टमर दैट आर फुलफिल बाय द सर्विस। दीज बेनिफिट कुड इंक्लूड, इसमें क्या कहता है, कन्वीनियंस हो गया, रिलायबिलिटी हो गया, एफिशिएंसी हो गया, और एनी अदर वैल्यू दैट द कस्टमर डिराइव फ्रॉम द सर्विस। आगे, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस इन द प्रॉपर सीक्वेंस, ठीक है। अब सब अगर आपको मार्केटिंग करनी है तो सबसे पहला काम आपका जो बनता है ना वो क्या, अंडरस्टैंड करो मार्केट प्लेस को, ठीक है, एंड कस्टमर की नीड एंड वांट को। ये एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया, देन उसके बाद में अब आप डिजाइन करोगे कस्टमर वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी को। देन उसके बाद में अब आप क्या करोगे, कंसल्ट करोगे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम एक चलाओ, ठीक है, जैसे 4 रुपये वाला जो डिलीवर करेगा सुपीरियर वैल्यू। फिर उसके बाद में अब अगला काम जो है वो क्या, एंगेज करो कस्टमर को, बिल्ड करो प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप एंड क्रिएट कस्टमर डिलाइट। और आखिरी में कैप्चर करेंगे वैल्यू फ्रॉम द कस्टमर, मतलब कस्टमर को सामान बेचेंगे टू क्रिएट प्रॉफिट एंड कस्टमर इक्विटी, ठीक है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 4। आगे मैचिंग करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट और उसका डिस्क्रिप्शन है। डायनासोर कैटेगरी के अंदर वो प्रोडक्ट आते हैं जो अपनी नीश जो है वो पूरी तरीके से खो चुके हैं, ठीक है। फ्लेमिंगो के अंदर बेसिकली क्या आएगा, प्रोडक्ट दैट आर ब्यूटीफुल बट अनसेलेबल। ऑस्ट्रिच की अगर बात करें तो इसके अंदर वो प्रोडक्ट आएंगे दैट ब्लाइंड टू द फ्यूचर। ऑस्ट्रिच क्या होती है, जो अपना सर जो है वो रेत के अंदर दे देती है, ठीक है ना। तो ये इसमें वो प्रोडक्ट आएंगे दैट आर ब्लाइंड टू द फ्यूचर। और वही अगर बात करें पर्ल के अंदर बेसिकली प्रोडक्ट दैट आर सोर्स ऑफ द प्रॉफिटेबल फ्यूचर। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 4, ठीक है। तो देख लेना, ऑस्ट्रिच में लाइक एन ऑस्ट्रिच ब्यूरिंग इट्स हेड इन द सैंड, दिस प्रोडक्ट इग्नोर द फ्यूचर ट्रेंड एंड फेल टू इवॉल्व। और वही अगर पर्ल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट डेटा सोर्स ऑफ द प्रॉफिटेबल फ्यूचर, पर्ल टेक टाइम टू डेवलप बट होल्ड ग्रेट वैल्यू मच लाइक प्रोडक्ट दैट प्रॉमिस लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। आगे, इमोशनल अपील इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग अपील। इमोशनल अपील जो है एक तरीके की क्या एडवर्टाइजिंग अपील है, बेस्ड ऑन द 3 आइडिया। और वो 3 आइडिया क्या है, सबसे पहला रैशनल अपील जनरली गो अननोटिस। हम ये मानते हैं कि जो रैशनल अपील है वो जनरली अननोटिस रहती है, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। फिर कंज्यूमर क्या सभी ऐड देखते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या जो आपकी अपील है इट कैन कैप्चर अटेंशन एंड फोस्टर अटैचमेंट, ये बात एकदम जो है क्या सही है। मतलब जो एडवर्टाइजिंग अपील है, ठीक है, तो क्या एडवर्टाइजिंग अपील का जो मेन मोटिव वो क्या, अटेंशन कैप्चर करना एंड फोस्टर करना अटैचमेंट को, यस। क्या एडवर्टाइजिंग अपील से हम लोग जो वो क्या, इट कंज्यूमर जो है वो इग्नोर करता है मोस्ट एड को, ये बात भी सही है। रैशनल अपील जनरली गेट नोटिस, नहीं। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए सी डी बोल तो 3rd, ठीक है ना। तो ये देखना कि रैशनल अपील जनरली को नोटिस के अंदर क्या है कि कंज्यूमर ऑफन रिस्पॉन्ड करता है मोर टू द इमोशंस देन लॉजिक इन एडवर्टाइजमेंट।
आगे, विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मास मार्केटिंग, इनमें से कौन सा मास मार्केटिंग के रिस्पेक्ट में सही नहीं है? सबसे पहला, प्रोवाइड वेरी लिटिल स्कोप फॉर द कस्टमाइजेशन, ये बात एकदम सही है, क्योंकि मास मार्केटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक ही सामान बनाएंगे एंटायर मार्केट के लिए, तो वहां पे कस्टमाइजेशन का स्कोप बहुत ही कम होता है। आगे, ये डील विद कस्टमर डायरेक्टली, नहीं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, यहाँ पे हम कस्टमर से डायरेक्टली जो है डील नहीं करते। तो ये ध्यान रखना, मास मार्केटिंग एक स्ट्रेटजी है जहां पे बिजनेस टारगेट करता है लार्ज ऑडियंस को विद अ सिंगल मार्केटिंग अप्रोच रादर देन कस्टमाइजिंग ऑफरिंग फॉर द स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट। आगे, प्रेजेंट वैल्यू जो होती है ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट द इंडिविजुअल और द सेगमेंट विल जनरेट ओवर ए लाइफ टाइम रिलेशनशिप विद द ब्रांड और फर्म, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बेसिकली लाइफ टाइम वैल्यू। क्या बोलते हैं? लाइफ टाइम वैल्यू। तो लाइफ टाइम वैल्यू को हम बोलते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, इट रेफर टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट देन एन इंडिविजुअल और द कस्टमर सेगमेंट विल जनरेट ओवर देयर एंटायर रिलेशनशिप विद द ब्रांड और फर्म। आगे, विच अमंग्स द फॉलोइंग मेथड इज नॉट ए मेथड ऑफ जनरेटिंग सेल्स लीड इन पर्सनल सेलिंग, इनमें से कौन सा मेथड नहीं है सेल्स लीड जनरेट करने का? रेफरल, ये तो मेथड है, नेटवर्किंग भी मेथड है, कूपन ये आपका जो है मेथड नहीं है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, कूपन प्राइमरी जो है वो एक प्रोमोशनल टूल है, ठीक है ना, जो जिसको आप यूज करते हो एनकरेज करने के लिए परचेज रादर देन ए मेथड ऑफ जनरेटिंग सेल लीड्स टू पर्सनल सेलिंग। आगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएलसी, पीएलसी का जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग की अजम्पशन पे। सबसे पहला, प्रॉफिट रिमेन स्टेबल एट डिफरेंट स्टेज ऑफ द पीएलसी, क्या पीएलसी की हर स्टेज पे प्रॉफिट आपका स्टेबल होता है? बिल्कुल नहीं। प्रोडक्ट हैव ए अनलिमिटेड लाइफ, नहीं, लिमिटेड लाइफ होती है। प्रोडक्ट सेल पास थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ईच पोजिंग डिफरेंट चैलेंजेस, हर स्टेज में डिफरेंट चैलेंज आते हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटी एंड प्रॉब्लम आते हैं सेलर को, ये बात एकदम करेक्ट है। प्रोडक्ट रिक्वायर डिफरेंट मार्केटिंग, फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चरिंग, परचेजिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी इन ईच ऑफ द लाइफ साइकिल स्टेजेस, ये बात भी एकदम करेक्ट है। प्रोडक्ट हैव ए लिमिटेड लाइफ, यस, आंसर जो बनेगा वो क्या, सी डी ई बोल तो 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेलिवेंट इन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इनमें से कौन सी बात रेलिवेंट है किसमें? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में। सबसे पहला, मोस्ट इनोवेशन जो है वो कैसी है? इंक्रीमेंटल है, ये बात एकदम सही है। मोस्ट इनोवेशन इन्वॉल्व द कमर्शियल यूटिलाइजेशन ऑफ आइडिया, जो मोस्ट इनोवेशन है उसके अंदर क्या आता है? कमर्शियल यूटिलाइजेशन आता है आइडियाज का, ये बात भी आपका जो है वो क्या करेक्ट है। फिर बोलता है कि इनोवेशन कैन नॉट बी एक्सप्लेन विद आइसोक्वांट, नहीं, ये बात जो है वो क्या गलत है, इनोवेशन को एक्सप्लेन किया जा सकता है आइसोक्वांट से। दूसरा, इंट्रोड्यूस करना इनोवेशन इज नॉट स्टिमुलेटिंग बाय स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक राइवलरी एंड द ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन, नहीं, ये बात भी आपकी क्या गलत है। जो रिस्क होता है इन इंट्रोड्यूसिंग इनोवेशन यूजुअली हाई होता है, यस, क्योंकि क्या पता इनोवेशन काम करे और क्या पता ना करे। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? थर्ड, ए बी ई। आगे, डेट टेक इनटू अकाउंट ए होस्ट ऑफ इनपुट सच एज बायर इमेज ऑफ द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, द चैनल डिलीवरेबल, द वारंटी क्वालिटी, कस्टमर सपोर्ट एंड सॉफ्टवेयर एट्रीब्यूट सच एज द सप्लायर रेपुटेशन, ट्रस्टवर्दीनेस एंड एस्टीम, इसको बोलते हैं बेसिकली क्या? इकोनॉमिक वैल्यू टू द कस्टमर प्राइसिंग। थर्ड, तो इकोनॉमिक वैल्यू टू कस्टमर प्राइसिंग कंसीडर मल्टीपल फैक्टर बियॉन्ड जस्ट कॉस्ट इंक्लूडिंग बायर परसेप्शन ऑफ द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, चैनल डिलीवरेबल, वारंटी क्वालिटी, कस्टमर सपोर्ट एंड सॉफ्टवेयर एट्रीब्यूट लाइक सप्लायर रेपुटेशन एंड द ट्रस्टवर्दीनेस। दिस प्राइसिंग स्ट्रेटजी फोकस करती है ऑन वैल्यू ए प्रोडक्ट प्रोवाइड टू द कस्टमर रादर देन सिंपली सेटिंग प्राइस बेस्ड ऑन द कॉस्ट और कंपटीशन। आगे, इन द रिसेंट ईयर जो मेजर गेन है इन द लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी हैव कम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, कहां से आया जो मेजर गेन है? वो है कि जैसे जैसे जो आईटी के अंदर जो चेंज हुआ है ना, जो एडवांसमेंट हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो वहां से बेसिकली जो वो गेन आया है, फायदा हुआ है किसमें? लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी जो है वो बढ़ गई है। आगे, कंपनी यूज करती है व्हेन दे लैक फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू कैरी आउट डायरेक्ट मार्केटिंग एंड व्हेन दे कैन अर्न मोर बाय डूइंग सो, तो कंपनी वहां पे इंटरमीडिएट का जो है वो यूज करना स्टार्ट कर देती है। जब हम डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं कर सकते ना, हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्स की कमी है, तो वहां पे हम क्या करते हैं? इंटरमीडिएट जो है होलसेलर, रिटेल, इनका यूज करना शुरू कर देते हैं, या ब्रोकर हो गया ऐसा। डैश इज ए मार्केटिंग टर्म फॉर ए डिजाइन टू प्रॉम्प्ट एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स, जिससे अपने को इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलेगा या एनकरेज करते हैं इमीडिएट सेल को, उसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन। क्या बोलते हैं? कॉल टू एक्शन। तो सीटीए बेसिकली जो कि एक मार्केटिंग टर्म है जिसको हम यूज करते हैं किसी भी मैसेज को डिजाइन करने के लिए, दैट प्रॉम्प्ट एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स और एनकरेज करते हैं इमीडिएट सेल को। सीटीआर प्राइमरली यूज इन एडवर्टाइजमेंट, वेबसाइट एंड सेल पिच टू गाइड कंज्यूमर टुवर्ड्स टेकिंग ए स्पेसिफिक एक्शन, जैसे बाय नाउ, साइन अप और लर्न मोर एक्सेट्रा। आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंटेशन क्राइटेरिया द प्रिडिक्टेबिलिटी जो होती है ना कंज्यूमर चॉइस बिहेवियर की, वो क्या सबसे हाईएस्ट होती है? तो वो होता है बिहेवियर। तो जब आप जो है बिहेवियर के बेस पे जो क्या करते हो, सेगमेंटेशन करते हो कंज्यूमर की ना, तो वहां पे कंज्यूमर की चॉइस का प्रिडिक्शन लगाना बहुत ही, क्योंकि आपने बिहेवियर के बेस पे किया तो आपको मालूम है कंज्यूमर जो है एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर कैसे बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो बिहेवियर सेगमेंटेशन ऑफर करता है हाईएस्ट प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर चॉइस बिहेवियर बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल परचेसिंग पैटर्न, यूसेज रेट, ब्रांड इंटरेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आगे, द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग ए प्राइस टारगेट बाय द फर्म एंड देन डेवलप करना प्रोडक्ट दैट वुड अलाउ द फर्म टू मैक्सिमाइज टोटल प्रॉफिट एट दैट प्राइस, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? प्राइस लाइनिंग। तो प्राइस लाइनिंग एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी है जहां पे फर्म जो सेट करती है लिमिटेड नंबर ऑफ प्राइस पॉइंट फॉर ए प्रोडक्ट लाइन, जो अलाउ करती है टू मैक्सिमाइज टोटल प्रॉफिट एट ईच प्राइस लेवल।
आगे, अरेंज द फॉलोइंग सर्विस गैप एज पर द सर्विकल अप्रोच इन द लॉजिकल सीक्वेंस। 5 गैप आपको जो देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो गैप होता है वो क्या है? द गैप बिटवीन द कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड द मैनेजमेंट परसेप्शन। फिर मैनेजमेंट परसेप्शन के अंदर और साथ में सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन में जो गैप होता है, फिर सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन के अंदर और सर्विस डिलीवरी में जो गैप आ गया, फिर डिलीवरी के साथ में जो है वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का गैप, और फिर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एंड एक्सपेक्टेड सर्विस का गैप। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? सेकंड। इन द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन के प्रोसेस में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सिलेक्शन ऑफ द स्टिमुली। तो वो है आपका क्या? एक्सपीरियंस। तो ये बात ध्यान रखना, परसेप्शन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इनमें से कौन सा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल फैक्टर, इनमें से कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है जो इन्फ्लुएंस करता है सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली, वो है आपका एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस इज कंसीडर्ड एज एन इंटरनल फैक्टर। एक्सपीरियंस जो है वो एक्सटर्नल नहीं बल्कि क्या? इंटरनल फैक्टर है, रादर देन एक्सटर्नल वन इन द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली, टिपिकली इंक्लूड द physical attribute of the stimuli such as the intensity, size, contrast, repetition, motion and novelty. आगे, विच वन ऑफ द एडवर्टाइजिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी इज सुटेबल फॉर कार एंड अप्लायंस। अगर आपने कार या अप्लायंस को अगर बेचना है तो उनके लिए कौन सा एडवर्टाइजिंग प्लान हम जो है वो लेके आएंगे? तो उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है वो क्या? इन्फॉर्मेटिव स्ट्रेटजी। तो इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग इज हाईली सुटेबल है फॉर कार एंड अप्लायंस के लिए, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इनके कॉम्प्लेक्स फीचर होते हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होती है, यूनिक बेनिफिट होते हैं दैट नीड टू बी कम्युनिकेटेड क्लियरली टू द पोटेंशियल बायर। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल फॉर कंज्यूमर प्रमोशन। कंज्यूमर प्रमोशन के टूल कौन कौन से हैं? प्राइस ऑफ करना, ये क्या ये कंज्यूमर प्रमोशन का टूल है? नहीं। रिफंड, ये टूल है। कूपन प्रोवाइड करना, ये भी टूल है। इवेंट स्पॉन्सर करना, ये भी। ऑफ इनवॉइस, नहीं। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? BCD। BCD बोल तो आपका 4। तो ये ध्यान रखना, प्राइस ऑफ या ऑफ इनवॉइस आर प्राइसिंग टेक्निक है, ना कि ये टूल है कंज्यूमर की सेल को इंक्रीज करने के। ध्यान रखना, ठीक है। दो स्टेटमेंट देखिए, बोलता है द ओनली पर्पस जो है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का वो है कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटी ऑफ मूविंग प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्ट्री टू कस्टमर ओनली। नहीं, ये बात जो सही नहीं है, क्योंकि जो आपका लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है ना, वो सिर्फ इसी फंक्शन तक लिमिटेड नहीं है। इसके अंदर इन्वेंट्री कंट्रोल भी आता है, वेयरहाउसिंग भी आता है, मेटेरियल हैंडलिंग भी आता है, ऑर्डर फुलफिलमेंट, डिमांड फोरकास्टिंग एंड पैकेजिंग, ये सब आता है। दूसरा बोलता है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मार्केटिंग फंक्शन। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जो है क्या मार्केटिंग वालों का सिर्फ जो है वो क्या फंक्शन है? नहीं, ये बात भी जो है वो क्या गलत है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज नॉट सोनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मार्केटिंग फंक्शन, इट इज क्रॉस फंक्शनल एक्टिविटी है विच इन्वॉल्व ऑपरेशन, प्रोक्योरमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, एंश्योर एफिशिएंसी अक्रॉस द सप्लाई चेन। आगे, ऑल अटैकिंग स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी दैट रीराइट द रूल ऑफ द कंपटीशन इन द मार्केट एंड अवॉइड करते हैं डायरेक्ट कंफ्लिक्ट विद ए राइवल, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? बाईपास करना। क्या बोलते हैं? बाईपास। तो बाईपास अटैक एक स्ट्रेटजिक अप्रोच है जहां पे कंपनी इंट्रोड्यूस करती है न्यू प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी को दैट रीराइट द रूल ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट व्हाइल अवॉइडिंग डायरेक्ट कंफ्लिक्ट विद ए राइवल। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर टू ब्रांड देयर ऑफरिंग। इनमें से कौन कौन से रीजन है किसके लिए? मैन्युफैक्चरर रिटेलर के लिए, कि आप उनके बेस पर जो है वो क्या आप ब्रांडिंग कर सकते हैं अपनी ऑफरिंग का। सबसे पहला जो ब्रांडिंग है वो हेल्प करते हैं टू गेज द लेवल ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। नहीं, ब्रांडिंग इसमें हेल्प नहीं करती। क्या ब्रांडिंग जो है वो आपको हेल्प करती है प्रीमियम प्राइसिंग? अगर आपका ब्रांड बन गया तो क्या आप प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। क्या ब्रांडिंग के माध्यम से ये कॉन्ट्रीब्यूट करती है टू द कॉर्पोरेट आइडेंटिटी प्रोग्राम को? ये बात भी एकदम सही है। क्या इससे हम इन्फॉर्म करते हैं अबाउट द सोर्स ऑफ प्रोडक्ट? नहीं। क्या ये कस्टमर लॉयल्टी, अगर एक अच्छा ब्रांड बना लिया आपने तो क्या कस्टमर लॉयल्टी डेवलप होती है? यस। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? BCE। आगे, सेल्स स्टेप इन विच ए सेल्स पर्सन लर्न एज मच एज पॉसिबल अबाउट द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर बिफोर मेकिंग ए सेल कॉल, उसको क्या बोलते हैं? प्री अप्रोच। तो मतलब जो आपका पर्सनल सेलिंग होती है तो वहां पे कस्टमर को अप्रोच करने से पहले कस्टमर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? प्री अप्रोच। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक है किसी मॉडर्न सेलिंग के? तो मॉडर्न सेलिंग में क्या? मॉडर्न सेलिंग जो डेटाबेस है, नॉलेज मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है। यस। क्या मॉडर्न सेलिंग में ब्रांड एक्सटेंशन होती है क्या? नहीं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर फोकस होता है। यस। STP ये तो ट्रेडिशनल सेलिंग का भी पार्ट है। कस्टमर नीड एंड एडिंग वैल्यू। यस। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? ACE। आगे, द फॉलोइंग आर द हॉलमार्क ऑफ एन इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स। ये जो है हॉलमार्क है किसके? इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स के। बताना कौन सी बात जो करेक्ट है? पहला, मार्केटिंग मिक्स मैच कस्टमर नीड, ये बात एकदम सही है। जो मार्केटिंग मिक्स है वो कस्टमर नीड को जो है वो उसके साथ जो मैच करती हुई हो। यस। मार्केटिंग मिक्स एंश्योर करता है हाई प्रोबेबिलिटी को? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मार्केटिंग मिक्स कंटेन ए कंपीटिटिव एडवांटेज। यस। मार्केटिंग मिक्स इज वेल ब्लेंडेड एंड मैच कॉर्पोरेट रिसोर्सेज। जी बिल्कुल सही बात है। जो मार्केटिंग मिक्स है वो वेल ब्लेंडेड होती है और वो मैच करती है अपने कॉर्पोरेट रिसोर्सेज को। मार्केटिंग मिक्स एडहेयर करती है एथिकल प्रिंसिपल्स को? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आंसर क्या बनेगा? ACD।
आगे, पोस्ट परचेज कंज्यूमर इनवेरिएबली एक्सपीरियंस करता है कॉग्निटिव डिसोनेंस को विच इज रेफर टू, तो उसका मतलब जो क्या होता है, इसका मतलब है कि इट इज अ फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट मेकिंग द राइट डिसीजन, कि कस्टमर ने सामान तो परचेज कर लिया लेकिन अभी वो जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है कॉग्निटिव डिसोनेंस, मतलब उसको ये थोड़ा शक हो रहा है कि यार क्या मैंने राइट डिसीजन लिया या नहीं लिया, ठीक है ना। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जहां पे कंज्यूमर एक्सपीरियंस करता है डिस्कंफर्ट को या डाउट आफ्टर मेकिंग ए परचेज। दिस हैपन व्हेन दे क्वेश्चन वेदर दे मेड द राइट चॉइस, स्पेशली व्हेन मल्टीपल अल्टरनेटिव वर अवेलेबल। इट कैन लेड टू पोस्ट परचेज एंजाइटी, प्रॉम्प्टिंग कंज्यूमर टू सीक रीअश्योरेंस और जस्टिफिकेशन फॉर देयर डिसीजन। आगे, सम बॉटल ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक वर सप्लाई टू एक्स ने जो है कुछ सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल जो सप्लाई करी वाई को, वाई उनसे जो क्या इंजर्ड हो गया ड्यू टू बस्टिंग ऑफ वन ऑफ द बोतल, एक बोतल जो है वो फट गई और वाई इंजर्ड हो गया। वाई ने क्लेम किया डैमेज फ्रॉम एक्स, वाई ने जो है वो एक्स जो है डैमेज की डिमांड करी ड्यू टू, तो वो है ड्यू टू द कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी, कि सामान जो प्रोवाइड किया गया वो मर्केंटेबल नेचर का होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस सिनेरियो में ये जो इशू राइज हुआ बिकॉज ऑफ ए बोटल ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक बर्स्ट एंड कॉज इंजरी, लीगल कंसेप्ट जो है ना जो अप्लाई होता है यहाँ पे वो है आपका क्या, मर्केंटेबिलिटी, मतलब जो सामान जो बेचा जा रहा है वो क्या मर्केंटेबल नेचर का होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि गुड्स जो सोल्ड की गई मस्ट बी रीजनेबली फिट हो फॉर द जनरल पर्पस। व्हेन वाई परचेज द सॉफ्ट ड्रिंक देयर वाज एन इंप्लाइड कंडीशन दैट इट वुड बी सेफ टू कंज्यूम एंड हैंडल। आगे, वन ऑफ द की अजम्पशन जो है ना बीसीजी मैट्रिक्स का वो क्या है, सबसे पहला कैश फ्लो कैन बी इक्वेटेड विद द प्रॉफिटेबिलिटी, नहीं ये सही नहीं है। मार्केट शेयर जो है उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है ऑन द कैश फ्लो पे एज प्रॉफिट आर रिलेटेड टू द मार्केट शेयर, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। तो बीसीजी मैट्रिक्स की अगर बात करते हैं वो बेस है कुछ अजम्पशन पे दैट बिजनेस विद हायर मार्केट शेयर टेंड टू जनरेट हायर कैश फ्लो, जिसका मार्केट शेयर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा कैश फ्लो जनरेट कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी विद ए लार्जर मार्केट शेयर ऑफन बेनिफिट फ्रॉम द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि आप बल्क में काम करोगे तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, डोमिनेंट मार्केट पोजीशन आपकी जो है वो अलाउ करते हैं कि आप प्रीमियम प्राइस भी चार्ज कर सकते हो, एंड हायर मार्केट शेयर एनहांस करता है आपकी ब्रांड रिकॉग्निशन को एंड कस्टमर लॉयल्टी को। आगे, एक मॉडल फॉर बजट और नो फ्रिल एयरलाइंस वाज फर्स्ट डेवलप किया गया इन यूएसए में बाय साउथ वेस्ट एयरलाइन इन 1970। द प्रीमाइस ऑफ दिस बजट एयरलाइन वाज टू गेट पैसेंजर टू देयर डेस्टिनेशन फॉर लेस विद एडिक्वेट लेवल ऑफ सर्विस, ठीक है। तो ये जो प्रीमाइस जो थी इस बजट एयरलाइन की वो ये थी कि हम पैसेंजर को जो उनकी डेस्टिनेशन तक जो है वो क्या करेंगे, पहुंचाएंगे और कम अमाउंट के अंदर, ठीक है, और एडिक्वेट बढ़िया सर्विस देंगे और कम पैसे में देंगे। दिस हाईली सक्सेसफुल मॉडल वाज सिंस हैव बीन कॉपीड बाय द एयरलाइंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इस मॉडल को सभी ने बाकी एयरलाइंस वालों ने भी जिसको फॉलो किया। द कंपेटिटिव एडवांटेज जो है ना ऑल द बजट एयरलाइंस अराइज फ्रॉम द फॉलोइंग, तो क्या फायदा इसको, मतलब क्या कंपेटिटिव एडवांटेज आपको जो है वो निकल के आई, ठीक है, इस साउथ वेस्ट एयरलाइंस को, तो वो निकल के आई कि आपने एक मेंटेन किया लो ऑपरेटिंग कॉस्ट व्हाइल इंक्रीजिंग रेवेन्यू, तो ये आपकी जो है वो क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसके बेस पर आप क्या कर रहे हो, कंपीट कर रहे हो। आगे, द को एग्जिस्टेंस एंड द को ऑपरेशन बिटवीन द फॉर्मल एंड द इनफॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर, कॉमनली इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ड्यूलिज्म। तो अगर जब इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर जो एक साथ जब चलते हैं तो इसको बोलते हैं हम क्या, फाइनेंशियल ड्यूलिज्म। आगे, अरेंज द की स्टेप इन डेवलपिंग ए परसेप्चुअल मैप टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ए ब्रांड इन द मार्केट प्लेस इन सीक्वेंस, ठीक है। तो आप ब्रांड पोजीशन जब करते हैं तो उसके लिए क्या क्या स्टेप आप फॉलो करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आप क्या करते हो, एग्रीगेट करते हो सभी ब्रांड बिलोंगिंग टू दैट कैटेगरी, उनको सबको क्या करते हो, एक जगह पे एग्रीगेट करते हो। एग्रीगेट करने के बाद अगला काम क्या रहेगा, आइडेंटिफाई करते हो सेट ऑफ कंपीटिंग ब्रांड। फिर उसके बाद अब आप जो है वो क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट दैट कंज्यूमर यूज व्हेन चूजिंग ब्रांड यूजिंग क्वालिटेटिव रिसर्च। फिर इसके बाद में अगला काम आपका क्या रहेगा, कनेक्ट करो क्वालिटेटिव रिसर्च जहां पे कस्टमर स्कोर ईच ब्रांड ऑन द की एट्रीब्यूट, और फिर उसके बाद में लास्ट में अपने को क्या करना है, पुट ब्रांड ऑन द 2 डायमेंशनल मैप। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सेकंड। ये परसेप्चुअल मैप होता है बेसिकली। व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेटजी फ्रॉम रीसेट टू प्राइसिंग टू कैप्चर, डिफरेंट स्ट्रेटजी जो आप यूज करते हैं क्या करने के लिए, प्राइसिंग टू कैप्चर करने के लिए, किसको, टू चैलेंज द कोस्ट रूट बाय आइडियोलॉजी द इन्फेक्शन प्राइस पॉइंट एंड ऑफरिंग लोअर और अग्रेसिव प्राइस पॉइंट, ठीक है ना। क्या आप डिफरेंट स्ट्रेटजी जो आप यूज करते हो कैप्चर करने, पेनिट्रेशन प्राइसिंग नहीं, ये जो है वो प्राइसिंग का एक तरीका है, ठीक है ना। व्हाट द ट्रैफिक कैन बियर, ये भी प्राइसिंग का एक तरीका है। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्राइसिंग, ये भी प्राइसिंग का एक तरीका है, ठीक है ना। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, ए एंड बी, थर्ड। तो ये ध्यान रखना, डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजी हेल्प करती है बिजनेस को कैप्चर करने में मार्केट शेयर एंड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। तो चैलेंज द कोस्ट रूट बाय आइडियोलॉजी द इन्फ्लेक्शन प्राइस पॉइंट, ये जो स्ट्रेटजी है इसके अंदर क्या था, आइडेंटिफाई करना प्राइस पॉइंट जहां पे सेल्स वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं, जो अलाउ करता है फर्म को टू ऑप्टिमाइज करने में प्राइसिंग फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑफरिंग लोअर या अग्रेसिव प्राइस पॉइंट। कंपनी यूज करती है इस अप्रोच को टू क्विकली गेन मार्केट शेयर बाय सेटिंग प्राइस लोअर देन कंपीटिटर, अट्रैक्टिंग मोर कस्टमर एंड बूस्टिंग सेल्स रेवेन्यू।
से जो बायर सेलर रिलेशनशिप दे रखे है और इसको जो आपको मैचिंग करना है। सबसे पहले अगर बात करेंगे किसका, प्री रिलेशनशिप स्टेज का, तो ये वो स्टेज है जहां पे कस्टमर आर कंसर्न अबाउट द रिस्क ऑफ चेंज एंड द गैप बिटवीन द वैलिडिटी ऑफ देयर करंट सप्लायर एंड द पोटेंशियल न्यू सप्लायर। अर्ली स्टेज की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, इट इज अ पॉलिटिकल सप्लायर अटेम्प्ट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द चेंज एंड शिफ्ट रिस्क टू मेक द ट्रांजिशन स्मूदर। डेवलपमेंट स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, दिस फेज इज मार्क्ड बाय रिडक्शन, इसके अंदर जो क्या होता है, रिडक्शन इन अनसर्टेनिटी एंड डिस्टेंस एज ट्रस्ट बिगिन टू बिल्ड। और लॉन्ग टर्म के अंदर इस पॉइंट पे क्या होगा, देयर इज अ शेयर्ड म्यूचुअल डिपेंडेंस एंड हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट बिटवीन द बायर एंड द सेलर। तो आंसर जो रहेगा वो क्या, थर्ड। इन विच वन द फॉलोइंग सर्विस प्रोडक्ट, किस सर्विस प्रोडक्ट में प्राइस सेंसिटिव द कस्टमर जो वो लो होती है। तो जहां पे कस्टमर जो है प्राइस के प्रति जो है उसकी सेंसिटिविटी बहुत कम होती है कि प्राइस अगर ज्यादा भी है तो भी कस्टमर जो है उसके ऊपर ज्यादा मतलब कस्टमर को उससे फर्क नहीं पड़ता, तो वो होता है आपका मेडिकल सर्विस में। विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट ए मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, इसमें से कौन सा मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेशन नहीं है मार्केटिंग का। सबसे पहला वी रन ए रेल रोड, तो ये आपका मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेशन नहीं है। यहाँ पे बस आप ये बता रहे हो कि हम किस बिजनेस में है। इसके अलावा देखो, वी हेल्प इंप्रूव ऑफिस प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे आप बता रहे हो अपना मार्केटिंग ओरिएंटेड डेफिनेशन बता रहे हो कि हम हेल्प करते हैं क्या करने में, ऑफिस प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने में। दूसरे में वी सप्लाई एनर्जी, ठीक है, तो यहां पे भी आप उनको जो है वो बता रहे हो, ठीक है ना। और वी डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन, यहां पे भी आप उनको जो ये मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेशन। लेकिन वी रन ए रेल रोड, ये बेसिकली जो है वो क्या, ये ओनली एक प्रोडक्ट सेंट्रिक स्टेटमेंट है दैट डज नॉट एम्फसाइज द होल वैल्यू प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। आगे, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट बायर इज पैसिवली इन्वॉल्व होता है इन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, और वो एक्सेप्ट करता है वट एवर जो भी उसको प्रोवाइड किया गया वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो है आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। यहां पे बायर जो है वो ये देखता है कि जो चीज मार्केट में वाइडली अवेलेबल है वो उसी को परचेज कर लेगा। आगे, एक ऐसी प्रैक्टिस ऑफ फोर्जिंग ए रिटर्न एड्रेस, जिसके अंदर हमने क्या किया, हमने फोर्ज कर लिया, ठीक है, मतलब जाली बना लिया एक रिटर्न एड्रेस ऑन ए ईमेल सो दैट द रिसिपिएंट इज फूल्ड इनटू रिवीलिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन, ताकि रिसिपिएंट से उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन कैप्चर कर पाए। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्पूफिंग। तो स्पूफिंग जो है वो एक डिसेप्टिव टेक्निक है जहां पे अटैकर फोर्ज करता है, फोर्जरी करता है द सेंटर एड्रेस इन एन ईमेल टू मेक इट अपीयर एज इफ इट कम फ्रॉम ए ट्रस्टेड सोर्स और नोट। दिस इज कॉमनली यूज इन द फिशिंग अटैक, जहां पे साइबर क्रिमिनल ट्रिक रिसिपिएंट इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड हो गया, फाइनेंशियल डिटेल और द पर्सनल टैग एक्सेट्रा। आगे, ई कॉमर्स एंड लार्ज रिटेलर जो है इंडिया के अंदर वो बेट करते हैं बिग ऑन मेगा कंजम्पशन इवेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, किस किस दिन, जैसे रिपब्लिक डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, ब्लैक फ्राइडे, साइबर मंडे, अक्षय तृतीया, ये सब दिनों पे वो क्या करते हैं, सेल्स लगा देते हैं। आंसर क्या आएगा, 4। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू बी डिटरमाइन टू एस्टिमेट करंट मार्केट डिमांड, अगर करंट मार्केट डिमांड को आपने एस्टिमेट करना है तो आप किन किन बातों को जो है कंसीडर करते हो। तो पहले तो आप देखते हो टोटल मार्केट पोटेंशियल कितना है मार्केट के अंदर, यस। एरिया मार्केट पोटेंशियल भी हम चेक करते हैं, यस। एनालाइज करते हैं पास सेल को, नहीं, करंट मार्केट डिमांड देखनी है। सेल्स फोर्स इनपुट को आप जो है वो कंसीडर करते हो, नहीं। मार्केट शेयर कंसीडर करते हो, यस। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी ई। तो ध्यान रखना, एस्टिमेट करने के लिए करंट डिमांड को बिजनेस नीड टू कंसीडर एक तो टोटल मार्केट पोटेंशियल कितनी है, फिर एरिया मार्केट पोटेंशियल कितनी है, और आपका मार्केट शेयर कितना है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन यूज इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स प्रोडक्ट, अगर एक कंपनी जो है वो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर रही है, मतलब हर जगह जो अपना सामान बेच रही है, हर मोड से अपना सामान बेचना चाहिए, तो फिर क्या क्या चीजें निकल के आएंगी, कस्टमर आर मॉडरेट इन नंबर, कस्टमर मॉडरेट होंगे क्या, जी बिल्कुल नहीं। वाइड स्प्रेड कस्टमर बहुत सारे होंगे आपके, दूसरा वाइड स्प्रेड मार्केट कवरेज होगा आपका, जी बिल्कुल होगा। फिर कस्टमर आर ब्रांड कॉन्शियस होंगे, जी नहीं। मास एडवर्टाइजिंग होगी, यस। प्रेजेंट शॉपिंग कंडीशन, नहीं। आंसर जो बनेगा बी एंड डी। तो जब आप जो है वो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं ना, तो ये दोनों चीजें जो है इसकी करेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा अगर आप बात करो किसका, जैसे ब्रांड कॉन्शियस कस्टमर एंड प्लेजेंट शॉपिंग कंडीशन आर नॉट नेसेसरी लिंक टू द इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, एज अ फोकस जो है प्राइमरी किस पे होता है, एक्सेसिबिलिटी पे रादर देन एक्सक्लूसिविटी और द शॉपिंग एक्सपीरियंस पे। आगे, सेल्स प्रमोशन के मेथड दे रखे और गोल दे रखे, इनको मैचिंग करना है। सबसे पहले अगर बात करेंगे इसका स्टॉक अलाउंस, तो ये होता है बेसिकली यहाँ पे हम क्या, जो स्टोर है ना उसको इंटेंसिफाइज करते हैं टू ट्राई ए न्यू प्रोडक्ट। प्रीमियम की अगर बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टू इंसेंटिवाइज कस्टमर टू इंक्रीज देयर कंजम्पशन। सैम्पलिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे हम क्या इंसेंटिवाइज करते हैं कस्टमर टू ट्राई ए न्यू प्रोडक्ट। और एडवर्टाइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, स्टोर को इंसेंटिवाइज करते हैं टू कीप सेलिंग ए प्रोडक्ट। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, फर्स्ट। अरेंज द फॉलोइंग इंडस्ट्री वर्टिकल इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेटेज इन द इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री इंडिया। अगर हम बात करते हैं किसका, अपने इंडिया के अंदर एक इंडेक्स बनता है कोर इंडस्ट्री इन इंडिया का, तो उसके अंदर जो वेटेज के बेस पर अगर देखें ना, तो सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो किसको है, सीमेंट को, क्योंकि ये क्रूशियल रोल प्ले करता है किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। फिर जो है वो वेटेज है किसको, कोल को, क्योंकि ये एसेंशियल है किसके लिए, पावर जनरेशन के लिए, स्टील प्रोडक्शन के लिए। फिर स्टील को, फिर इलेक्ट्रिसिटी और फिर रिफाइनरी। तो ये ध्यान रखना, आंसर इसका बनेगा थर्ड। तो ये लर्न करना पड़ेगा, जो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री है तो उसमें इस तरीके से जो है वेटेज दिया गया सबको।
आगे, अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ बाइंग डिसीजन प्रोसेस इन द लॉजिकल सीक्वेंस। ठीक है, तो बाइंग डिसीजन प्रोसेस जो होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीड को रिकॉग्नाइज करते हैं। नीड रिकॉग्निशन के बाद अगला काम क्या रहेगा, कॉम्प्रीहेंड करना। कॉम्प्रीहेंड करने के बाद फिर एटीट्यूड फॉर्म करेंगे। एटीट्यूड फॉर्म करने के बाद लेजिटिमाइज करना और आखिर के अंदर क्या करना, सामान को अडॉप्ट कर लेना। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, थर्ड। विच द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द रूरल मार्केट। रूरल मार्केट के बारे में कौन सी बात जो है सही नहीं है। पहला, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो होती है रूरल मार्केट में आर ड्राइविंग कंपनी टू देम, ये बात सही है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर द ड्राइवर द चेंज इन रूरल मार्केट, ये बात भी सही है। सोशियो इकोनॉमिक चेंज आर येट टू हैपन रूरल मार्केट, नहीं, ये बात सही नहीं है। जो सोशियो इकोनॉमिक चेंज है क्या अभी होने बाकी है रूरल मार्केट में, नहीं, वो हो रहे हैं। आगे, मैन्युफैक्चरर जो है रेजर के एंड कैमरा के ओपन प्राइस करते हैं इन प्रोडक्ट को लो, मतलब वो फिनिश प्रोडक्ट का जो रेट है वो कम रखते हैं, और हाई मार्कअप जो है वो चार्ज करते हैं किस पे, रेजर ब्लेड्स पे या फिल्म्स पे। तो ये जो है कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी को ऑप्ट करता है, तो वो है आपका कैप्टिव प्राइसिंग पॉलिसी फर्स्ट। तो कैप्टिव प्राइसिंग पॉलिसी एक स्ट्रेटजी है जहां पे कंपनी सेल करती है कोर प्रोडक्ट एज जो मेन प्रोडक्ट है उसको तो लो प्राइस पे बेचेगी, वाइल सेटिंग हाई मार्कअप जो है वो चार्ज करेगी ऑन कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट दैट आर एसेंशियल फॉर इट्स यूज। एक वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम कंबाइनिंग सक्सेसिव स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द सिंगल ओनरशिप, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट वीएमएस फर्स्ट। तो जो आपका कॉर्पोरेट वीएमएस है ये एक क्या है, बेसिकली एक वर्टिकल मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर जो है जितने भी जैसे बेसिकली रिटेलर हो गया, होलसेलर हो गया, जॉबर हो गया, ये सब जो है वो एक ही कंपनी जो है वो इन सबको जो है एक ही कंपनी ओन कर रही है, तो इसको बोलता है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक क्वाड्रेंट है किसके, बीसीजी के। तो बीसीजी के 4 आपके क्वाड्रेंट है। कैश काउ, ये इसका क्वाड्रेंट है। क्वेश्चन मार्क, ये भी है। व्हाइट एलिफेंट, नहीं। क्राउन ज्वेल, नहीं। डॉग्स, यस। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, ए बी ई बोल तो फर्स्ट। ठीक है ना। आगे, होलिस्टिक मार्केटिंग रिकॉग्नाइज करती है डेट ए ब्रॉड इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव जो है वो जरूरी है। विच द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ द होलिस्टिक मार्केटिंग। होलिस्टिक मार्केटिंग के पार्ट क्या क्या, सबसे डायरेक्ट मार्केटिंग, नहीं। रिलेशनशिप मार्केटिंग होलिस्टिक मार्केटिंग का पार्ट है, यस। जो बोलते हैं एवरीथिंग मैटर, उससे रिलेशनशिप भी मैटर करता है, इंटरनल मार्केटिंग भी मैटर करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग भी मैटर करता है। ग्रीन मार्केटिंग, नो। आंसर जो बनेगा वो क्या, बी सी डी बोल तो सेकेंड। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए कौन सी बात जो है सही है। सबसे पहला, डायरेक्ट मार्केटिंग जो है वो क्या, एक इंटरेक्टिव मॉडल है मार्केटिंग का, यस, जहां पे कस्टमर आपसे इंटरेक्शन कर सकता है, ये बात सही है। डायरेक्ट मार्केटिंग मॉडल इज बेस्ड ऑन द नेटवर्क के ऊपर बेस है, नहीं, ये 1-to-1 के ऊपर बेस होता है, ये गलत हो गया। ग्लोबलाइजेशन ऑफ द मार्केट एंड द इंटरनेट है फैसिलिटेट करता है ग्रोथ ऑफ द डायरेक्ट मार्केटिंग, ये बात एकदम सही है। ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से जो है वो क्या होता है, डायरेक्ट मार्केटिंग जो उसमें ग्रोथ हो रही है। फ्यूचर जो है डायरेक्ट मार्केटिंग है इंडिया के अंदर वो इंडिपेंडेंट है यूज ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, ये बात सही है क्या, नहीं, ये बात जो है गलत है। डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर क्या डेबिट क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं, यस। डायरेक्ट मार्केटिंग एक्टिविटी आर नॉट लोकेशन स्पेसिफिक, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। आंसर क्या बनेगा, ए सी ई। एक आइडियल एडवर्टाइजमेंट एड कैंपेन वुड एंश्योर, एक अच्छी जो एडवर्टाइजमेंट एड एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट जो कैंपेन है ना उसमें क्या क्या फीचर होने चाहिए। सबसे पहला, एड मोटिवेट करे कंज्यूमर को टू कंसीडर परचेज ऑफ द ब्रांड, की मतलब कंज्यूमर जो मोटिवेट हो कि हमारे सामान को परचेज करे, यस। दूसरा, एड की मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट नॉलेज टू द कस्टमर, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एड का मेन एम जो है वो कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना, उसको थोड़ी बेसिक से नॉलेज देना, ना कि कंप्लीट नॉलेज देना। आगे, एड कॉज द कंज्यूमर टू पे अटेंशन, एड ऐसी जो कंज्यूमर का अटेंशन अपनी तरफ खींचे, ये बात सही है। एड प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट करे कंज्यूमर लेवल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर विद द प्रोडक्ट एंड ब्रांड, ये बात भी सही है। द हायर कंज्यूमर इज द राइट कंज्यूमर इज एक्सपोज टू द राइट मैसेज, राइट कंज्यूमर को राइट मैसेज मिलना चाहिए एट द राइट प्लेस पे एंड द राइट टाइम, यस। तो आंसर जो आएगा ए सी डी ई बोल तो फोर्थ। आगे, मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रेटजी तरीके डिस्क्रिप्शन तरीके आपस में मैचिंग करना। सबसे पहला, मार्केट पेनिट्रेशन जो वो क्या, जब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में बेचते तो मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट डेवलपमेंट जो वो क्या होता है, जब आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट में जाता है, मार्केट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या, जब आपका नया प्रोडक्ट जो है वो आपका जा रहा है एग्जिस्टिंग मार्केट में, तो वो है आपका क्या, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब जो क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन, इनसे कौन सा वैलिड बेस नहीं है किसका, मार्केट सेगमेंटेशन का। कस्टमर बेस होता है, यस। कंपटीशन रिलेटेड भी होता है, प्रोडक्ट रिलेटेड, लेकिन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सेगमेंटेशन ये इसका पार्ट नहीं है, तो ध्यान रखना। तो ये इसको पढ़ लो, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सिचुएशन इज नॉट ए वैलिड बेस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन बिकॉज इट फोकस मोर ऑन द प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी रादर देन कस्टमर प्रेफरेंस और मार्केट नीड। दो स्टेटमेंट देखिए, पहला बोलता है ओनली लो प्राइस प्रोडक्ट विल सेल इन रूरल इंडिया, ये बात सही है क्या, बिल्कुल गलत है। रूरल कस्टमर आर होमोजीनियस लोट, नहीं, हेट्रोजीनियस है, तो ये भी आपकी गलत है। आंसर क्या है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है।
फर्म कैरेक्टरिस्टिक डेट हेल्प करता है मैनेजर को आइडेंटिफाई करने में कोर कंपिटेंसी, उसमें क्या क्या आता है? सबसे पहला पोटेंशियल एक्सेस टू द मार्केट, वैरायटी ऑफ द मार्केट, यस ये आपका जो कोर कंपिटेंसी है, ठीक है, अगर आपके पास एक्सेस है वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट का। दूसरा सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है परसीव्ड कस्टमर बेनिफिट, ये बात भी एकदम सही है। वैल्यू अक्रेटिव एंड द नॉन कंपिटिटिव, नहीं। डिस्टिंक्टिव एंड डिफिकल्ट फॉर कंपटीटर टू इमिटेट, यस जो कोर कंपिटेंसी है वो कैसे होनी चाहिए? जो जिसको कंपटीटर जो है वो आपका कॉपी ना कर पाए, ये बात भी सही है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? ए बी डी बोलते थर्ड। आगे करेक्टरिस्टिक कॉन्स्टिट्यूट द कोर ऑफ कंज्यूमर रैशनैलिटी। कंज्यूमर रैशनैलिटी में क्या कहता है? एक तो क्या कंज्यूमर, हम ये मानते हैं कि होमोजेनियस एक्सपेक्टेशन होती है, जी बिल्कुल नहीं होती, हर कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन अलग अलग है। नॉन सेटिस्फैक्शन मानते हैं, बिल्कुल सही बात है। कंज्यूमर सेल्फिश मोटिव के लिए काम करता है, यस। क्लैरिटी ऑफ प्रेफरेंस होती है, यस। पोजेशन ऑफ कंज्यूमर के पास इंफॉर्मेशन होती है, यस। आंसर जो बनेगा वो क्या? 4 बी सी डी ई। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ पीपल प्रोसेसिंग सर्विस, इनमें से कौन सी पीपल प्रोसेसिंग सर्विस है? ठीक है, जो लोगों के माध्यम से, तो ये आपका हेल्थ केयर सर्विस, यस। पीपल प्रोसेसिंग सर्विस इन्वॉल्व डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है विद द कस्टमर, वेयर द सर्विस प्रोवाइडर फिजिकली एंगेज विद द इंडिविजुअल टू डिलीवर द सर्विस, तो हेल्थ केयर जो इसमें बिल्कुल फिट बैठता है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू व्हाइल डिटरमाइनिंग लेंथ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है जब आप जो है वो डिटरमाइन करते हो लेंथ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? सबसे पहला लार्जर द मार्केट साइज द लॉन्गर द चैनल, जितना मार्केट साइज है वो बड़ा होगा उतना चैनल जो आपका लॉन्गर होगा, ये बात एकदम सही है। इफ द एवरेज लोड साइज इज लार्ज, अगर एवरेज जो है ना लोड साइज वो लार्ज है, इट इज बेटर टू हैव ए लॉन्गर चैनल, नहीं ये बात जो सही नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज लार्जर लोड साइज टिपिकली रिक्वायर शॉर्टर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एज, क्योंकि बल्क बायर जो है ऑफन प्रेफर करते हैं डायरेक्ट ट्रांजैक्शन विद मैन्युफैक्चरर और होलसेलर टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंप्रूव एफिशिएंसी। आगे जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट होती है या जो प्रोडक्ट दैट हैव लॉस्ट देयर पोजीशन ऑफ द लीडरशिप एंड आर इन द लो ग्रोथ मार्केट, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? डॉग। आगे अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन ए सीक्वेंशियल ऑर्डर विद रिगार्ड टू द यंग पर्सन, दिव्या। अब उसके बारे में कुछ बात करके सबसे पहले वो जो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो है वो क्या होगा? सबसे पहले जो है हम बिलोंग करते हैं टू द एग्जीक्यूटिव ग्रुप से एंड ऑल कलीग हैव देयर ओन व्हीकल, ठीक है। फिर अब वो उसको ये फील होगा दैट फ्यूल एफिशिएंसी शुड बी द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर व्हाइल मेकिंग ए चॉइस। फिर वो यूज करेगी मीडिया को एंड अदर सोशल चैनल टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिसीजन, डिफरेंट मॉडल के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगी। फिर वो क्या करेगी? लुक फॉर द स्पेसिफिक कलर, ठीक है, एंड शोरूम डिलीवर एज शी डज नॉट वांट टू वेट। और फिर वो क्या करेगी? नैरो डाउन करेगी टू ए डार्क ग्रे कार ऑफ द स्पेसिफाइड ब्रांड, मतलब वो डिसाइड कर लेगी मुझे यही कार चाहिए इस ब्रांड की। तो इस तरीके से जो है डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी 2020 और ये उसके ब्रांड दे रखे हैं, ये तो सिंपल था क्वेश्चन, इसको मैचिंग कर लेना एक बार, ठीक है। आगे विच द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सर्विस, इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सर्विस है? वो है लीगल सर्विस, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सर्विस है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सर्विस में क्या होता है? इसमें हम हैंडल करते हैं, प्रोसेस करते हैं डेटा और इंटेंजिबल एसेट रादर देन डायरेक्ट फिजिकल इंटरेक्शन विद द कस्टमर। तो लीगल सर्विस फिट दिस कैटेगरी बिकॉज दे प्राइमरली डील विद द डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड द लीगल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रादर देन फिजिकल गुड्स और डायरेक्ट पर्सनल सर्विस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट अप्रोच, इनमें से कौन सी बात जो है वो सही नहीं है सप्लाई चेन मैनेजमेंट अप्रोच के बारे में? सबसे पहला जॉइंट रिडक्शन इन द चैनल इन्वेंट्री, ये बात तो सही है। लार्ज ब्रेथ ऑफ सप्लायर बेस टू इंक्रीज द कॉम्पिटिशन द स्प्रेड रिस्क, नहीं ऐसा हम नहीं करते। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर कंपनी टिपिकली एम करते तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे रादर देन एक्सपेंड करने पे अपने सप्लायर बेस एक्सेसिवली। लार्ज ब्रेथ ऑफ सप्लायर कैन लेड टू इनकंसिस्टेंसी आ सकती है इन द क्वालिटी में, हायर कोऑर्डिनेशन कॉस्ट एंड रिड्यूस जो है एफिशिएंसी। इंस्टेड जबकि बिजनेस जो है वो फोकस करते हैं किस पे? लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन पे विद द रिलायबल सप्लाई टू एंश्योर स्टेबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड द स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशन। आगे रिक्वायरमेंट जो है फॉर इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन, वो क्या है? अगर आपने इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन करनी है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट? सबसे पहला जो सेगमेंट है असेसेबल होना चाहिए, यस। दूसरा डिफरेंशिएशन नेचर का होना चाहिए, नहीं डिफरेंशिएशन नहीं होता, ठीक है। मेजरेबल होना चाहिए सेगमेंट आपका, वायबल हो एंड इंटेंसिटी हो इन द कॉम्पिटिशन। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? 4। दो लिस्ट तरीके मैचिंग है ना। सबसे पहले एक्चुअल डिलीवरी जो वो क्या है? जब फिजिकल हैंडओवर करते हैं पोजेशन ऑफ द गुड्स बाय सेलर टू द बायर, ये एक्चुअल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या आता है? हम एक्नॉलेज करते हैं बाय द थर्ड पर्सन इन पोजेशन ऑफ द गुड्स टू होल्ड देम ऑन बिहाफ ऑफ एंड डिस्पोजल ऑफ द बायर। सिंबॉलिक डिलीवरी के अंदर बेसिकली जो वो क्या होता है? डिलीवरी ऑफ मींस बाय ऑब्टेनिंग पोजेशन ऑफ द गुड्स बाय द सेलर टू द बायर। और डिलीवरी बेसिकली क्या? इट इज ए वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ द पोजेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर। आंसर जो बनेगा वो क्या? 2nd।
विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग एप्लीकेशन ऑफ डेटा माइनिंग टेक्निक। डेटा माइनिंग टेक्निक के बारे में कुछ बात बता के बताना कौन सी बात करेक्ट है। सबसे पहला, प्रिडिक्ट, डेटा माइनिंग टेक्निक के माध्यम से प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर ट्रेंड को बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। यस। क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज करते हैं? नहीं, डेटा माइनिंग कर रहे हैं, डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसको खोज रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या इसमें हम एनालाइज करते हैं डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन फॉर द कस्टमर? जी बिल्कुल। क्या इसमें क्रेडिट रिस्क एनालिसिस करते हैं? यस। आंसर जो बनेगा वो क्या? 4, ठीक है ना। ईडीआई नहीं आएगा इसमें। ईडीआई इज नॉट ए डेटा माइनिंग टेक्निक। ईडीआई बेसिकली क्या है? इट इज रेफर टू द इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन रादर देन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द पैटर्न फ्रॉम डेटा। आगे, एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक और फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन को, वो कौन कौन से हैं? एनवायरमेंट के कैरेक्टर जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है वो है, एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, यस। स्टेट ऑफ इकोनॉमी, यस। सोशल एक्टिविज्म, नहीं, इसका हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ता। टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसका भी इंपैक्ट पड़ता है, भाई अपने यहाँ पे है कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा स्टैट्यूटरी प्रोविजन, ये तो अपने को फॉलो करने होते हैं। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? 4। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ मार्केट फिजिबिलिटी स्टडी इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर। मार्केट फिजिबिलिटी स्टडी अगर आपको करनी है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले हम एस्टिमेट करेंगे डिमांड इन द टारगेट मार्केट। फिर डिमांड एस्टिमेशन के बाद में अगला हमारा काम करेगा फोरकास्ट करेंगे सेल को। सेल फोरकास्टिंग के बाद अगला जो हमारा काम रहेगा एस्टिमेट करना कॉस्ट ऑफ सर्विंग द मार्केट सेगमेंट। और फिर अब हम बेस्ड ऑन द कॉस्ट एंड एंटिसिपेट सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे ब्रेक इवन प्राइस एंड सेल्स वॉल्यूम। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? 2nd। विच वन द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द कंज्यूमर। कंज्यूमर के बारे में बता रखे कौन सी बात ट्रू है? पहला, कंज्यूमर जो है वो रैशनल एंड थिंक इन लीनियर मैनर, नहीं, कंज्यूमर हमेशा रैशनल ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा, कल्चर एंड सोसाइटी का रिलेशनशिप टू द कंज्यूमर थॉट एंड फीलिंग से, ये बात एकदम क्या है? करेक्ट है। तो कंज्यूमर बिहेवियर डीपली इन्फ्लुएंस होता है बाय द कल्चर एंड द सोसाइटल फैक्टर, इसलिए एक कंज्यूमर कभी भी हमेशा हम ये बोले कि रैशनल तरीके से डिसीजन लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आगे मैचिंग करना है, वैल्यू एडिड बाय चैनल मेंबर जब लो है और मार्केट ग्रोथ रेट भी आपका लो है तो ये होता है बेसिकली क्या? डिक्लाइनिंग से, जब दोनों चीजें जो है लो है। जब वैल्यू एडिड बाय चैनल मेंबर तो हाई है लेकिन मार्केट ग्रोथ रेट जो है आपका क्या है? लो है, तो ये आपका ग्रोथ स्टेज। वैल्यू एडिड बाय चैनल मेंबर ये लो है लेकिन मार्केट ग्रोथ रेट जो है आपका क्या है? हाई है, तो ये बेसिकली जो है ये इंट्रोडक्शन स्टेज है क्योंकि मार्केट ग्रोथ रेट आपका लो है। फिर वैल्यू एडिड बाय द चैनल मेंबर लो है लेकिन मार्केट ग्रोथ रेट आपका हाई है, तो ये है आपका क्या? मैच्योरिटी स्टेज। और वैल्यू एडिड बाय द चैनल मेंबर वो भी आई है और मार्केट ग्रोथ रेट भी आई है, तो ये आपका ग्रोथ स्टेज। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? 4। पीएलसी के अंदर कैसे होता है ये बता रखा है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल इज यूज व्हेन ट्रैफिक बिल्डिंग इज द कंज्यूमर प्रमोशन ऑब्जेक्टिव। जब ट्रैफिक बिल्डिंग जो है वो कंज्यूमर ट्रैफिक को बिल्ड करना, ठीक है, तो वो अगर कंज्यूमर प्रमोशन ऑब्जेक्टिव है तो फिर हम किस मोड को किस व्हीकल को जो यूज करते हैं, तो वो स्पेशल इवेंट जान लिए। तो स्पेशल इवेंट आर डिजाइन टू अट्रैक्ट ए लार्ज ऑडियंस एंड क्रिएट एक्साइटमेंट अराउंड ए ब्रांड और प्रोडक्ट। ये हेल्प करते हैं ट्रैफिक बिल्डिंग में बाय एनकरेजिंग कंज्यूमर पार्टिसिपेशन, इंक्रीजिंग ब्रांड विजिबिलिटी एंड ड्राइविंग द इमीडिएट एंगेजमेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इंटीग्रेटेड मार्केट। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के अंदर क्या क्या आता है? कस्टमर नहीं, ये इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का पार्ट नहीं है बेसिकली। जो 4P है उसमें कस्टमर कहाँ आता है? प्राइस आएगा, कम्युनिकेशन मतलब प्रमोशन आएगा, प्रोडक्ट आएगा एंड चैनल मतलब डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? 3rd, BCDE। अरेंज द स्टेप ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन प्रोसेस इन द प्रॉपर सीक्वेंस। सबसे पहले नंबर पे हम क्या करते हैं? नीड बेस्ड सेगमेंटेशन करते हैं। नीड बेस्ड के बाद फिर सेगमेंट का आइडेंटिफिकेशन करने, सेगमेंट आइडेंटिफिकेशन के बाद सेगमेंट को अट्रैक्टिवनेस हम चेक करते हैं, भाई अट्रैक्टिव है या नहीं है। फिर उसके बेस पर जो है सेगमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी हम चेक करते हैं और लास्ट में जो है वो क्या? सेगमेंट एसिड टेस्ट। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? 3rd, ये देख लेना। और एसिड टेस्ट में क्या? इट इज अ फाइनल वैलिडेशन ऑफ द सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी बिफोर इंप्लीमेंटेशन। आगे करेक्टरिस्टिक बताने ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग के, वो क्या क्या है? तो ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग करेक्टरिस्टिक सबसे पहला है क्या? ये पर्सनल है? नहीं। ऑनलाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो क्या? रिच है? यस। टाइमली? नहीं। इंटरेक्टिव है? यस। अप टू डेट है? यस। आंसर जो बनेगा वो क्या? BDE बोलता 4। तो एक तो रिच है क्योंकि इसके अंदर मल्टीमीडिया कंटेंट इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इमेज, वीडियो आप सबका यूज कर सकते हैं। इंटरेक्टिव भी है और अप टू डेट भी है। दूसरा पर्सनल टाइमली नहीं है। आर इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द मार्केटिंग, दे आर नोट द डिफरेंटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑनलाइन द सोशल मीडिया मार्केटिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट। विद रेफरेंस टू द प्रोडक्ट हियरार्की, लाइफ इंश्योरेंस जो वो एग्जांपल है किसका? प्रोडक्ट लाइन का, क्योंकि मल्टीपल बेसिकली प्रोडक्ट लाइन का एग्जाम प्रोडक्ट हियरार्की में लाइफ इंश्योरेंस जो है फॉल अंडर द प्रोडक्ट लाइन कैटेगरी बिकॉज इट इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया एंड मोर। प्रोडक्ट line consists of closely related product that serves similar function and are marketed under a common brand or strategy. A marketer need to be aware of the criteria by which the effectiveness of their segmentation procedure can be assessed. Which of the following is not a criteria for the evaluate the resulting market segment? तो
पेरिशेबिलिटी, यस, ये क्राइटेरिया नहीं है। साइज के बेस पर सेगमेंट डिसाइड होता है, मेजरेबिलिटी हो गया, एक्सेसिबिलिटी हो गया, लेकिन पेरिशेबिलिटी ये कोई जो है वो क्राइटेरिया नहीं है सेगमेंटेशन करने के लिए। तो पेरिशेबिलिटी इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएट द मार्केट सेगमेंट, इट इज मोर रेलेवेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक। टेली मार्केटिंग पार्ट है किसका? डायरेक्ट मार्केटिंग। इसमें डायरेक्टली कस्टमर को हम अप्रोच कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिटेल एनालिटिक एप्लीकेशन इन्वॉल्व द यूज ऑफ सर्च टेक्निक टू गेन इनसाइट इनटू द कस्टमर बाइंग पैटर्न। कस्टमर के बाइंग पैटर्न के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है तो आप किस एनालिटिक एप्लीकेशन को जो है वो क्या करते हो, मतलब कौन सा रिटेल एनालिटिक एप्लीकेशन को यूज करते हो? तो यहाँ पे फैक्टर एनालिसिस करते हैं? नहीं। रिग्रेशन? नहीं। डेटा माइनिंग? यस। डेटा स्क्रैपिंग? नहीं। डेटा क्लोनिंग? नहीं। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? सी ओनली। डेटा माइनिंग एक प्राइमरी टेक्निक है जिसको हम यूज करते हैं रिटेल एनालिटिक के लिए टू गेन इनसाइट इनटू कस्टमर बाइंग पैटर्न। ये हेल्प करता है रिटेलर को एनालाइज करने में लार्ज डेटा सेट टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, प्रेफरेंस एंड परचेजिंग बिहेवियर, अनेबलिंग देम टू मेक इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजन। इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज दे रखी है और यहाँ पे इंटरनेशनल कंपटीशन, इसको आपस में मैच करना है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन में क्या होगा? फ्यू कॉम्पिटिटर एट द होम। ग्रोथ के टाइम पे जो क्या होगा, जो कॉम्पिटिटर है इन अदर हाई इनकम कंट्री वो प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे फॉर द डोमेस्टिक मार्केट के लिए। फिर इसके बाद में जब मेजोरिटी आएगी तो क्या होगा, कंपनी फ्रॉम अदर हाई इनकम कंट्री इंक्रीज करेंगे एक्सपोर्ट टू द इनोवेटिंग कंट्री। और फिर इसका डिक्लाइनिंग में क्या होगा, जो कॉम्पिटिटर फ्रॉम अदर हाई इनकम कंट्री में बिगिन प्रोडक्शन इन द डेवलपिंग कंट्री। तो आंसर बनेगा ए। सीक्वेंस द स्टेप इन द सीआरएम प्रोसेस। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर जो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है वो कस्टमर के बारे में डेटा इकट्ठा करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद डेटा को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे अपने टारगेट कस्टमर को, फिर उसके बाद डेवलप करेंगे सीआरएम प्रोग्रामर, और लास्ट में हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे प्रोग्राम को। ई आंसर बनेगा सेकंड। चैनल कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके का होता है? तो चैनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल भी होता है और वर्टिकल भी होता है, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, ए एंड बी। Which type of study would be most appropriate to use in order to measure the change opinion of the customer repeatedly? तो वो मतलब एक कस्टमर का जो ओपिनियन लगातार चेंज हो रहा है, तो कौन सी स्टडी अपने को हेल्प करेगी? तो अलग अलग टाइम पे जाके सेम ही कस्टमर से वेरियस इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, वो है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। तो ये की जाती है ट्रैक करने के लिए चेंजेस ओवर टाइम बाय रिपीटली ऑब्जर्विंग द सेम सब्जेक्ट। Which type of retailer involved in comparatively low price as a major selling point combined with the reduced cost of doing business? तो वो है आपका डिस्काउंट रिटेलर। सिंपल से है तो। Which of these are readily accepted distinguishing characteristic of the service? सर्विस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? That create unique strategic challenge। एक तो क्या सर्विस इनफ्लेक्सिबल है? जी बिल्कुल नहीं है, इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नहीं है। दूसरा, सर्विस पेरिशेबल नेचर की होती है? यस। अगर नहीं प्रोवाइड की तो खत्म हो जाएगी। इनसेपरेबल है? यस। इंटेंजिबल है? यस। इंस्क्रूटेबल है? नो। आंसर क्या बनेगा, बी सी डी। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस इन ए प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है जी। सबसे पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे मार्केट प्लेस को एंड कस्टमर नीड को। फिर उसके बाद में क्या डिजाइन करेंगे कस्टमर वैल्यू ड्रिवन स्ट्रेटजी को। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम जो डिलीवर करेगा सुपीरियर वैल्यू। फिर उसके बाद में अपने को क्या करना है, कैप्चर, फिर एंगेज करेंगे कस्टमर को, बिल्ड करेंगे प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप एंड क्रिएट करेंगे कस्टमर डिलाइट। और आखिरी में क्या कैप्चर करेंगे वैल्यू, कस्टमर को सामान बेचेंगे टू क्रिएट प्रॉफिट एंड कस्टमर इक्विटी। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, 4। आफ्टर कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, जब आप नया प्रोडक्ट मार्केट में अगर आपने इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए अब वेरियस स्टेजेस हैं। तो जब हम कॉन्सेप्ट टेस्टिंग करते हैं तो फर्म अब यहाँ पे जो एंगेज होती है ना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो फर्म अब किस स्टेज में इन्वॉल्व होती है इन डेवलपिंग एंड मार्केटिंग ए न्यू प्रोडक्ट? तो वो है जी आपका मार्केट स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। तो ये देख लो एक बार, इस तरीके से होता है ये। आगे, इन पेनिट्रेशन प्राइसिंग बिजनेस फर्म सीक टू असेस डीपर मार्केट पेनिट्रेशन बाय कीपिंग प्राइस। पेनिट्रेशन में जब नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो वहां पे दो स्ट्रेटजी हम यूज करते हैं, एक है पेनिट्रेशन, एक है स्कीमिंग। पेनिट्रेशन में हम प्राइस जो वो क्या रखते हैं, लो, और स्कीमिंग में इनिशियल प्राइस क्या रखेंगे, बहुत ही हाई। आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द पीएलसी ए कंपनी रिड्यूस सेल प्रमोशन टू टेक एडवांटेज ऑफ द हैवी कंज्यूमर डिमांड? वो कब, ग्रोथ के टाइम पे। आगे, स्ट्रेटजी जो है ऑफ द फ्लैंकिंग डिफेंस, प्री एम्प्टिव डिफेंस, मोबाइल डिफेंस, कॉन्ट्रैक्टेड डिफेंस एंड काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस इज यूज्ड बाय विच मार्केट प्लेयर? तो ये बेसिकली जो है वो की जाती है मार्केट लीडर के द्वारा। किसके द्वारा, मार्केट लीडर। मार्केट लीडर यूज करते हैं डिफेंसिव स्ट्रेटजी टू प्रोटेक्ट देयर पोजीशन एंड मेंटेन डोमिनेंसी इन द इंडस्ट्री। इसके लिए वो ये सब स्ट्रेटजी को जो यूज करता है। फ्लैंकिंग डिफेंस, इसमें वो स्ट्रेंथन करता है वीक एरिया को टू प्रिवेंट कंपटीटर फ्रॉम गेनिंग ग्राउंड। फिर प्रीएम्प्टिव डिफेंस, यहाँ पे वो प्रोएक्टिव एक्शन लेता है बिफोर कंपटीटर कैन अटैक। मोबाइल डिफेंस, एक्सपेंड करता है इनटू न्यू मार्केट टू सिक्योर फ्यूचर ग्रोथ। और कॉन्ट्रैक्टेड डिफेंस, विड्रॉ करता है फ्रॉम द वीकर सेगमेंट टू फोकस ऑन द स्ट्रॉन्गर वन। एंड काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस, स्ट्राइकिंग बैक एट द कंपटीटर व्हेन अटैक टू रीगेन कंट्रोल। इन मार्केटिंग DSA स्टैंड फॉर, DSA बेसिकली क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। थर्ड,
आगे, विच द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द डिलीवरिंग कस्टमर वैल्यू, इनमें से कौन सी बात सही है, किसके बारे में, डिलीवरिंग कस्टमर वैल्यू के बारे में। तो सबसे पहला जो है वो क्या, कंपनी कैन गो अलोंग इन क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू, क्या कंपनी जो है बिना कस्टमर के जो है कस्टमर वैल्यू क्रिएट कर सकती है, बिल्कुल नहीं। कंपनी मस्ट वर्क विद इन ए ब्रॉडर नेटवर्क ऑफ द पार्टनर टू अकॉम्प्लिश कस्टमर वैल्यू, ये सबके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। इंडिविजुअल कंपनी एंड ब्रांड कंपीट, देयर एंटायर वैल्यू डिलीवर नेटवर्क वोंट नेटवर्क डोंट, नहीं ये बात जो सही नहीं है, सभी चीजें जो है वो आपस में कंपीट करती हैं, ठीक है ना। इंडिविजुअल कंपनी एंड ब्रांड डोंट कंपीट, देयर एंटायर वैल्यू डिलीवर नेटवर्क डू, ये बात एकदम करेक्ट है। वैल्यू कंट्रीब्यूशन और कॉस्ट, वैल्यू जो है वो कैसे, कंट्रीब्यूशन अपॉन कॉस्ट करके, ऑफर हायर कंट्रीब्यूशन थ्रू प्रोडक्ट और सर्विस टू क्लाइंट एंड लोअर द कॉस्ट, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। ऐसे करके हम जो है वो कस्टमर को जो ट्रू वैल्यू डिलीवर करवा सकते हैं। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, 4। आगे, सम डॉक्टर चार्ज पेशेंट फॉर मिस अपॉइंटमेंट बिकॉज द सर्विस वैल्यू एग्जिस्ट ओनली एट दैट पॉइंट एंड डिसअपियर व्हेन द पेशेंट डिड नॉट शो अप, इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 सर्विस कैरेक्टरिस्टिक, वो है आपका क्या, पेरिशेबिलिटी। हम ये मानते हैं कि सर्विस जो पेरिशेबल है। अगर कस्टमर ने अगर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, मान लो उसकी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी 4 से 5 की, और उस टाइम पर अगर आप नहीं पहुंचे तो जो डॉक्टर है ना वो तो आपसे चार्ज लेगा ही लेगा, क्योंकि उसने वो टाइम आपके लिए रिजर्व रखा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया, तो वो है आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, नहीं करना पड़ेगा। तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी, और जिसमें हम सेट करते हैं हाई प्राइस व्हेन ए प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस एंड ग्रेजुअली लोअर करते हैं प्राइस को, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्कीमिंग, शुरुआत में हाई प्राइस रखना। ई कॉमर्स के अंदर वन ऑफ द की डिजाइन एलिमेंट जो है ना ऑफ द इफेक्टिव वेबसाइट कम्युनिटी, उसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि किस तरीके से कम्युनिटी की बात आ रही है ना, तो क्या आपकी वेबसाइट के अंदर ये फीचर है कि वहां पे यूजर जो है वो आपस में यूजर टू यूजर कम्युनिकेट कर पाए, ये है आपका इफेक्टिव वेबसाइट। द वे साइट अनेबल यूजर टू यूजर कम्युनिकेशन। मैचिंग करना है मोड ऑफ कम्युनिकेशन को कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के साथ में मैचिंग करना है। सबसे पहले बात करें एडवर्टाइजिंग, तो उसके लिए अपने पास जो मोड अवेलेबल है वो क्या है, ब्राउचर एंड बुकलेट हो गया। सेल प्रमोशन के लिए अपने पास में कॉन्टेस्ट हो गया। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे आपके पास में ब्लॉग हो गया, और पर्सनल सेलिंग के अंदर आपका सेल्स मीटिंग। आंसर क्या आएगा, सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द वेब मार्केटियर, वेब मार्केटियर के बारे में कुछ बात उतर के बताना कौन सी बात सही नहीं है। पहला, वेब मार्केटियर यूजुअली ट्राई टू अट्रैक्ट प्रोस्पेक्ट टू देयर साइट थ्रू ईमेल एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, ये बात एकदम करेक्ट है। वेब मार्केटियर जो यूज करते हैं अट्रैक्शन लाइक डिस्काउंट गिफ्ट कॉन्टेस्ट, ये भी सही है। वेब मार्केटियर आस्क कस्टमर टू गिव देयर पर्सनल डेटा मैंडेटरी, नहीं ये बात सही नहीं है। और ये आपका जो है एक होमवर्क है। कंपनी डेटा बिकमिंग स्किल्ड इन द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वो फोकस करती है किस चीज पे, ठीक है। तो ये 4 आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल है, आपको बताना है इनमें से क्या आपका करेक्ट आंसर जो है वो आएगा। ओके जी, लो जी, ये थे अपने मार्केटिंग के 100 क्वेश्चन, ये हमने कर लिए। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो है एक तो बैंकिंग के 100 क्वेश्चन किए और एक मार्केटिंग के 100 क्वेश्चन। अब हमारी जो है वो 4 यूनिट रह गई है, एक है स्टैट्स का, एक है मैनेजमेंट एचआरएम वाला, ठीक है, और एक रह गई है अपनी लीगल एस्पेक्ट की, और एक रह गई है टैक्स की। तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप पार्ट नंबर 3 के अंदर कवर कर देंगे। तो पार्ट 1 अपना हो गया, पार्ट 2 के अंदर ये दोनों यूनिट हो गई है। अब कल जो पार्ट 3 की मैं वीडियो डालूंगा उसके अंदर ये बाकी जो बचे हुए हैं ये सब निपटा देंगे। ओके जी, तो एग्जाम में जाने से पहले ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना, ओके, तो बहुत हेल्प मिलेगा आपको पेपर के अंदर, ठीक है ना जी। चलो एक बार ये कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।